गुफ्तगू प्लीज बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को बार वोकेशनल कोर्स के डे 2 के पहले लेक्चर यानी हमारे तीसरे लेक्चर के अंदर खुशामदीद। अभी तक हमने आपसे कल गुफ्तगू की थी प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल एटिकेट से कि किस तरह के इसके लवाजमात या इसके एथिकल बेसिस क्या हैं, चीज़ें आपको किस तरीके से करनी चाहिए जो कि आपके प्रोफेशन को भी चार चांद लगाएंगे, आपको भी ज़ाती तौर पर प्रोटेक्ट करेंगे, क्या चीज़ें करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। आज का लेक्चर इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें आपने जाके करनी कहाँ पे और किस अंदाज के अंदर करनी। टॉपिक इंपॉर्टेंट इब्तदा हम यहाँ से ये कर रहे हैं, आपको कॉलेजेस में किताबों में तो बताया गया होगा कि जी ये सेक्शन होता है और इस तरीके से, बट इसको अब एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से ओवरव्यू ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, सेशन कोर्ट क्या होता है, किधर होता है, अपील कहाँ पे जाती है, सिविल कोर्ट कहाँ पे होता है, फौजदारी मुकदमा किधर जाता है, इसके बारे में आज हमारी खुशकिस्मती है इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक प्रॉबली बहुत कम उम्र के अंदर और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जिन साहब ने बीच में बहुत अचीव किया है वकालत में भी और बिलखसूस एकेडमिक साइड पे, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उनमें बेशुमार उनके शागिर्द भी मौजूद हैं। एक जेनरेशन अपॉन जेनरेशन, एक अजीम बाप के एक अजीम बेटे जो कि डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट हाई कोर्ट आतिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी हमारी खुशकिस्मती है। उनको वेलकम करें आप तमाम दोस्त साहब। ये एक ऐसा चश्मा है जो कि हमारे एक्चुअली यंगस्टर्स को बेहतरीन अंदाज में और एक आइडियल अंदाज के अंदर पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक रह चुका हुआ है, आजकल सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं, पीएचडी भी कर ली और मल्टीपल किताबें भी लिखी हुई हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, एकेडमिक अप्रोच का भी हसीन इम्तिजाज है आपके सामने। हमारी खुशकिस्मती हैं हमारे भाई आतिर रिजवी साहब जो कि पहले भी हमारे यहाँ पे लेक्चर्स दे चुके हुए हैं। जब भी हमने इनको बुलवाया, इनकी कमिटमेंट टू द प्रोफेशन और कमिटमेंट टू द बार इतनी है कि ही हैज़ ऑलवेज कम, ही हैज़ ऑलवेज गिवन टाइम और मैंने भी इनसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीखा है। सो वंस अगेन वेलकम टू प्रोफेसर डॉक्टर आतिर रिजवी साहब एंड ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद क़यूम साहब का शुक्रिया कि हम जैसे ना चीज़ को भी बार बार बुला लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि उसके बाद हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई एम इनटू एकेडेमिया बाय चॉइस, सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ। माय फादर वाज अ लॉयर और सिंस माय LLM फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज मैं बाय चॉइस मैंने टीचिंग ही प्रेफर की है। तो जब मैं आपका ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे दिमाग में दो चीज़ें थीं आपके साथ जो डिस्कस करूं। एक ये था कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को देखें और एक ये था कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि ओवरव्यू था तो मैं आपको वो चीज़ें जो अपने लॉ स्कूल में मुख्तलिफ जगहों पर शायद पढ़ी हैं तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करें, एक समझ लें कि हमारी थोड़ी सी रिवीजन है, कुछ चीज़ें मैं अपने पर्सपेक्टिव में आपको समझा सकूं। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, मेरी कोशिश होती है हर क्लास से पहले, हर लेक्चर से पहले अगर हम कहीं इस तरह का एकेडमिक लेक्चर में बात कर रहे हैं तो हम 2 या 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव बना के रखें, पहले से आपको पता हो। और अगर मैं उस 1.5 घंटे के बाद आपको उन बातों को ना समझा सकूं तो डू आपको आस्क क्वेश्चंस के जी सर ये 3 बातों पे हमने बात करनी थी, मैं अभी तक इनमें से एक बात पे क्लियर नहीं हूँ। तो मेरी नज़र में जो आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जितना भी टाइम है उसमें मैं आपके साथ 2 से 3 चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा अपनी दानिस्त में। लेक्चर में कुछ चीज़ें जो हैं वो थ्योरेटिकल होंगी, जूरिस्प्रूडेंशियल होंगी और कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ रिवीजन होगा जो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा था, लेकिन आई विल ट्राई कि उसको हम अपने पैराए में देख सकें। पहला ये है कि हमें एक आइडिया होगा कि ये जो लीगल सिस्टम है ये होता क्या है, इसके स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, और जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं लीगल सिस्टम की तो कौन सा लीगल सिस्टम हमारा, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम्स की हम बात करेंगे थोड़ी सी पहले।
पहले 20-1 मिनट। और पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसमें जब मैं एज ए प्रोफेशनल, मैं एज ए लॉयर, मैं एज ए सिटीज़न और या मैं एज ए जज उसके अंदर अपना रोल अदा करता हूं, तो मैं उसको रोल को मैं कैसे अदा कर सकता हूं, मेरे बैकग्राउंड पे कौन कौन से लॉज हैं, और मैंने जब इंटरप्रिटेशन करनी है चीज़ों की तो मुझे किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो पहला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा दैट विल बी कि वी विल बी हैविंग a brief introduction or overview of what is meant by legal system and what are different types of stakeholders within a particular legal system. दूसरी चीज़ क्योंकि हम लॉयर्स हैं और मैंने सारा कोर्स देख रहा था, मैं जो जो चीज़ें होनी हैं तो उसमें लीगल एथिक्स से लेके सिविल, क्रिमिनल और सब चीज़ों के ऊपर आप डिस्कस करेंगे। सो उसके बैकग्राउंड के लिए कि आज आपने सिविल लॉ भी पढ़ना है, पूरा प्रोसेस पढ़ना है, सिविल कोर्ट्स का पढ़ना है, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस पढ़नी है। और हमारे भाई अदनान साहब जो जज भी रह चुके हैं तो उन्होंने इसके बाद वो लेक्चर देना है। तो मैं कुछ स्लाइडें मैंने बनाई थी, यहाँ के पता चला कि उनकी एक लेक्चर है, तो मैं कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। लेकिन हमें कोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा आइडिया होगा। हमारी प्रैक्टिस क्योंकि आप लोग बिल्कुल नौवारिद हैं, आप में से बहुत से लोग जो जिनको लाइसेंस मिलने हैं या मिल गए होंगे, सो आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें और बताना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। आई एम इनटू दिस प्रोफेशन फॉर द पास्ट मोर देन 2 decades और तो मेरा फ़र्ज़ है आपको ये बताना कि हम लॉयरिंग को या प्रोफेशन को एक ही चीज़ समझते हैं कि हम शायद कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में ही अपीयर होंगे। सो ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स और ये जो ट्रेनिंग्स हैं इसमें एक बात और ज़हन में रखिएगा कि यू पीपल विल बी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। तो इस पूरे लीगल सिस्टम के अंदर हम कहीं ना कहीं वो वाली ऑप्शंस की भी बात करेंगे कि आपको एक आइडिया हो कि मैं अगर इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही रोल नहीं है कि मैंने कोर्ट्स में अपीयर होना है, मेरे पास ट्रिब्यूनल्स भी हैं, स्पेशलाइज्ड चीज़ें भी हैं। सिर्फ अब सिविल और क्रिमिनल की अकेली फील्ड नहीं रह गई पाकिस्तान में। मेरे जैसा शख्स जो है वो टीचिंग के अंदर है, तो इस पूरे लीगल सिस्टम में अपना एक रोल अदा कर रहा है एज ए टीचर या एज समबडी हु इज़ इनटू राइटिंग्स एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज इन द क्लासरूम्स। तो हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू, एक हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा इस पूरे लेक्चर में दैट विल बी कि हमें वो चीज़ें जो हमने स्कैटर्ड लॉ स्कूल में पढ़ी थी, हम शायद उनमें कोर्ट्स का काम क्या है, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं, कहाँ मौजूद हैं, हम थोड़ा सा ये भी एक देखेंगे। और थर्ड चीज़, हम अक्सर सुनते हैं कि हैरासमेंट हो गई, हम अक्सर सुनते हैं कि जी मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, हम अक्सर सुनते हैं कि जी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूनल मौजूद हैं, ओम्बड्समैन है, तो हम उनके बारे में भी एक हल्का सा ओवरव्यू लेंगे। मैं जो चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करूँगा, आप होपफुली इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर उसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स जो हैं वो डिटेल में किसी स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल लॉयर से या टीचर से या बैरिस्टर से आप उसके ऊपर एक डिटेल में डिस्कशन भी कर रहे होंगे और लर्निंग भी कर रहे होंगे। स्टार्ट करने से पहले एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि व्हेन एवर यू पीपल विल बी हैविंग ए क्वेश्चन, यू विल बी हैविंग 2 ऑप्शंस। नंबर 1, आप उसी टाइम पूछ लें एंड आई विल बी मोर देन वेलकमिंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। दूसरी चीज़, डू नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे सब कुछ आता होगा। मैं बड़ा क्लियर हूँ एक चीज़ पे कि मैं जब आपके साथ डिस्कस करने आता हूँ तो लर्निंग इज़ ऑलवेज म्यूचुअल। सो जो चीज़ें मुझे पता हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर इफ़ यू पीपल वांट टू ऐड समथिंग इनटू दैट, सो डू रेज योर हैंड, और आप कह सकते हैं कि सर इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम में से कोई ये समझता है, चाहे उस साइड पे बैठा है चाहे इस साइड पे बैठा है, कि हमारी नॉलेज और लर्निंग कंप्लीट हो गई है, उस दिन उसकी इंटेलेक्चुअल डेथ हो जाती है। तो सारी चीज़ें पढ़ते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए, एक सिर्फ मेरी टिप है आपको कि यू कैन नॉट बी अ गुड प्रोफेशनल और अ गुड टीचर और गुड लॉयर और अ गुड जज अनलेस एंड अनटिल यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। सो कोई ऐसी वेबसाइट्स, कोई ऐसे फोरम्स, कोई ऐसे पेजेस ज़रूर लाइक करके रखिएगा जहाँ पर जो रोज़ अमेंडमेंट्स आती हैं, मंथली कोई लॉ चेंज हो जाता है, कोई लेटेस्ट जजमेंट आ जाती है, तो वो उसका आपको आइडिया होता रहे और आप उसको सिर्फ रात सोने से पहले एक नज़र मार लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब जो है वो चीज़ें ई की तरफ जा रही हैं। तो शायद FIR भी अब शायद आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल सकती हो, जो कि जब हम लॉ के स्टूडेंट थे पिछली सदी में तो ऐसी ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। तो चीज़ों को आपने अपडेटेड रहना है, रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ देखेंगे, तो आप लोगों के लिए चीज़ें बड़ी आसान होंगी। प्रोफेशन बड़ा रिवार्डिंग है, प्रोफेशन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी करेगा। दूसरी चीज़, जब भी कोई भी शख्स
मैं आपसे कुछ सीखूं, आप मेरे से कुछ सीखें। जब भी कोई नई बात आप सुनते हैं तो काइंडली ट्राई टू राइट दैट पॉइंट। क्लास में बैठ के किसी का लेक्चर लेके, इवन टीवी पे किसी को सुन के हाथ से कुछ लिखना और उस पॉइंट को याद करना या लिखते हुए लोगों को नजर आना कि ये बंदा कुछ लिख रहा है, इससे हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होती, बल्कि नजर आता है कि वी हैव थर्स्ट ऑफ नॉलेज। तो इस बैकग्राउंड के साथ पहले 10 से 15 मिनट मैंने पहले कहा है कि मैं आपके साथ जो चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। तो पहले 10 से 15 मिनट हम कुछ चीज़ों को थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें होलिस्टिक व्यू आ जाए कि हम कहाँ पर बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं, और जो हमारे ऊपर एक सिस्टम है वो कहाँ से आ रहा है, क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ए लीगल सिस्टम? हम सब एक चीज बड़ा क्लियर जानते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज लॉ। कोई शख्स कहता है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शंस, कोई कहता है लॉ इज ए मिक्सचर ऑफ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो स्टेट जो है वो लागू करती है इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कोई कहता है लॉ इसलिए नेसेसरी है कि हम लोग जो है वो रेगुलेट हो सके क्योंकि वी आर डीलिंग विद ह्यूमंस। तो लॉ को तो हम बहुत ज़्यादा समझते हैं, लॉ स्कूल्स में हम इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, बट व्हाट इज़ ए लीगल सिस्टम? लीगल सिस्टम को देखने के लिए वी कैन यूज डिफरेंट लेंसेज। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल सिस्टम इज कि लीगल सिस्टम बेसिकली उन रूल्स, रेगुलेशंस, उन प्रिंसिपल्स और लॉज का मजमूआ है जो किसी एक जुरिस्डिक्शन में लागू होते हैं। और लीगल सिस्टम दो काम और करता है, एक वो कैसे इंटरप्रेट होंगे और वो कैसे एनफोर्स होंगे, यानी थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, उसकी तशरीह कैसे की जाएगी, उसको लागू करने के लिए मैकेनिज्म्स क्या होंगे। तो इस वजह से जब हम किसी भी लीगल सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए, नंबर 1, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज हैं कौन से। अभी ये हम बात नहीं करें कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास लॉज हैं क्या, और वो जो लॉज हमारे पास मौजूद हैं तो उनकी तशरीह करना, उनकी इंटरप्रिटेशन करना कि क्या रूल्स एंड डॉक्ट्राइन्स हैं और कौन कर सकता है, हु हैज़ द पावर टू डू दैट। और तीसरी चीज़ जो हमें लीगल सिस्टम में पढ़ते हुए समझ आनी चाहिए, एंड दैट इज एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स क्या हैं। वी ऑलवेज नो देयर इज अ पुलिस, वी ऑलवेज नो देयर इज डीसी, वी ऑलवेज नो कि बहुत सी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज के लीगल सिस्टम जो है वो हमारे पास बेसिकली मिनिमम तीन चीज़ों के साथ चल रहा होता है। एक रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, जिनको कुछ भी कह लें, मैं अल्टीमेटली उनको लॉ कहता हूँ आसान करने के लिए। एंड सेकंड जो है वो हमारे पास जो है उसकी एनफोर्समेंट मैकेनिज्म एंड इंटरप्रिटेशन का एक मैकेनिज्म देता होगा, ताकि वो जो पीपल टू पीपल इंटरेक्ट है, हमारा इंटरेक्शन जनरली दो तरीके से हो रहा होता है। एक मेरा इंटरेक्शन आपके साथ है पीपल टू पीपल, और या मेरा किसी इंस्टीट्यूशन के साथ है, या मेरा गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन है। वो जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन को रेगुलराइज किया जाए और उस इंटरेक्शन को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए, और उस इंटरेक्शन के जरिए जो है वो जो लोगों के को रिलीफ है वो दिलवाया जा सके। लीगल सिस्टम एक तरह का नहीं है। अगर हमें ये समझ आ जाए तो वो जो इंटरप्रिटेशन का पोर्शन है, व्हाट इज लॉ, वो आप लोग यहाँ पर बहुत से लॉज पढ़ेंगे, आप सीआरपीसी देख रहे होंगे, पढ़ के आए हैं, सीपीसी पढ़ के आए हैं, आप लोग पास करके आए हैं, आपको यहाँ पर आकर वो बात की जाएगी, पीपीसी की बात आपको पता है, एंड यू नेम डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज। एंड मैं अगर कोई नाम भी लूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द लॉज आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे और कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अभी फैमिली लॉ की बात हुई, तो अभी हम देखेंगे आगे, तो हो सकता है मैं भी आपको कोई टिप दूं कि वो लीगल नोटिस जो भी आपने ओपिनियन देना है उसके लिए कौन से लॉज आप देख सकते हैं। क्योंकि लॉ में एक बात बड़ी, मैंने रोका है अभी आपको लीगल सिस्टम्स के ऊपर, एक बात सिर्फ बाय द वे कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान हो। लॉ में एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कभी भी कि आप लॉ हर एक लॉ जानते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये भी पता हो, ना जानते हुए भी, कि लॉ मौजूद कहाँ है। अगर मैं उसकी सोर्स तक पहुंच के उसको ढूंढ सकता हूँ लाइब्रेरी में से, तो मेरा आधा काम कंप्लीट है। मुझे सिर्फ उसको रीड करना है, और वो जो हमने जहाँ पे रोका था कि इंटरप्रेट कैसे करना है, किस बैकग्राउंड पर इंटरप्रिटेशन करनी है, वो हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, और हमारे लिए जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर हो जाती है। मैं एज ए लॉयर, मैं अगर उसको, और एज ए जज लॉ को समझ गया तो मुझे रिलीफ देना और मुझे इंसाफ करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। क्यों? लीगल सिस्टम एक तरह का नहीं है। आप लोगों ने लॉ स्कूल्स में
नाम सुना होगा सिविल लॉ कंट्रीज, आपने नाम सुना होगा कॉमन लॉ कंट्रीज, आपने नाम सुना होगा इस्लामिक लीगल सिस्टम, आपने नाम सुना होगा सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, और कई मुल्क ऐसे हैं कि जहां पर हाइब्रिड सिस्टम हो सकता है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच हो सकती है। तो हमें तो पहले तो ये देखना है कि जब व्हेन वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान एंड वी आर प्रैक्टिसिंग लॉ इन पाकिस्तान और टीचिंग लॉ इन पाकिस्तान और डीलिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स इन पाकिस्तान, हमें पहले ये समझना होगा खुद बैठ के हमारा लीगल सिस्टम का बैकग्राउंड क्या है, हमारा लीगल सिस्टम है क्या हम प्योर इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं, और अगर रह रहे हैं तो फिर हमारी इंटरप्रिटेशन क्या होगी और हम लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे, देन लॉ की बाउंड्रीज क्या होंगी। या हम एक हाइब्रिड सिस्टम में रह रहे हैं, एक प्लूरलिस्टिक कंट्री में रह रहे हैं जहां पर मुख्तलिफ तरह के लीगल सिस्टम का मिक्सचर मौजूद है, तो तब हमने देखना होगा कि हम किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसकी तशरीह कर सकते हैं। या हम सिविल कंट्री में रह रहे हैं, सिविल लॉ कंट्रीज में या कॉमन लॉ कंट्रीज में। आप सबको तो पहली चीज जो आप लोगों को चाहिए समझना, लॉ स्कूल्स में कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ होता है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में, कहीं अगर 5 इयर्स का लॉ है, जो 3 साल का लॉ करके आए हैं, शायद उनके लॉ स्कूल्स में उस टाइम पर जो करिकुलम था लीगल सिस्टम के ऊपर एक अलग से कोर्स मौजूद नहीं था, लेकिन वो लोग जो 5 इयर्स का लॉ करके आए हैं उनको एक आइडिया है कि लीगल सिस्टम्स की बैकग्राउंड क्या है। अब क्विकली 5 मिनट थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि आइडिया हो। मुख्तलिफ तरह की लीगल ट्रेडिशंस, लीगल सिस्टम्स चल रहे हैं दुनिया के अंदर। आप अक्सर कहते हैं जी एक कंट्री जो है वो कम्युनिस्ट है, आप अक्सर कहते हैं एक कंट्री जो है वहाँ पे सिविल लॉ है, सिविल लॉ की कुछ ना कुछ खसूसियात होंगी, दैट्स वाई वो सिविल लॉ कंट्री कहलाता है। वहाँ पर रिटर्न चीज़ें ज़्यादा होंगी, वहाँ पर जो जज है वो लॉ को ज़्यादा फॉलो कर रहा होगा। हम बरतानिया से आज़ाद हुए हैं तो हम कॉमन लॉ ट्रेडिशन और कॉमन लॉ सिस्टम को फॉलो करते हैं। कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर अनरिटन चीज़ें भी हो सकती हैं, कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर कस्टमरी प्रैक्टिसेस भी अपना बड़ा रोल अदा करेंगी। कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर आप एक लफ्ज़ सुनते हैं जज मेड लॉ, सो जजेस, वो जो तशरीह की बात मैंने की थी कि लीगल सिस्टम इज ए मिक्सचर ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन के रूल्स और एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म्स, तो उसके अंदर जो है वो जजेस का क्या रोल है, तो मीनिंग देयर बाय शायद कॉमन लॉ में अगर हम बात करें, शायद तो नहीं, हम वैसी बात करें सही वाली, तो कॉमन लॉ के अंदर जजेस का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है इन ऑर्डर कि जब आप जो है लॉ की तशरीह कर रहे होते हैं और लॉ को फर्दर डेवलप कर रहे होते हैं। कहीं पे आप इस्लामिक की बात करते हैं, अगर आप इस्लामिक की बात करें तो अगर हम इस्लामिक प्योर स्टेट की बात करें तो वहाँ पर जो सोर्स ऑफ लॉ होगी, जो प्रिंसिपल्स होंगे वो अल्लाह मियां के दिए हुए होंगे, आइदर थ्रू कुरान, आइदर थ्रू सुन्ना, और जो हमारी बाकी सोर्सेज हैं इजमा, इज्तिहाद, क़ियास, थ्रू मुज्तहिदीन, तो वो पीछे बैकग्राउंड में होंगे तो हम तशरीह कर रहे होंगे। पाकिस्तान के साथ जो खूबसूरती है उसको आप इशू कह लें, पाकिस्तान के साथ आप यूनिकनेस कह लें, हम जो हैं वो इन तीनों के साथ लेके चल रहे होते हैं तीनों को। हमारे यहाँ जो है वो सिविल ट्रेडिशंस भी मौजूद हैं, हमारे यहाँ कॉमन लॉ, क्योंकि हम आए बरतानिया से आज़ाद होके हैं, कॉलोनियल सिस्टम से, और हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हम जो है कि इस्लामिक कंट्री भी हैं। चलें, मैं इस डिबेट में नहीं जाऊँगा कि थ्योरेटिकली हैं कि प्रैक्टिकली हैं, बट वी ऑल नो कि जी इस्लामिक लॉ प्लेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज। तो अब जब आप इस बैकग्राउंड के साथ अपने लॉज को देखना शुरू करेंगे तो यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि वेदर आई कैन गेट हेल्प, इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन सिस्टम, और आई कैन गेट हेल्प एंड हेल्प फ्रॉम दी, और इंस्पिरेशन और इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट रूल्स फ्रॉम द इस्लामिक सिस्टम। तो जब हमारी बैकड्रॉप में वो चीज़ें होंगी तो लॉ को समझना, लॉ की तशरीह करना, लॉ को अप्लाई करना, और वो बेसिक ट्रीटाइजेस, वो बुक्स, वो टेक्स्ट बुक्स जो कि इन जुरिसडिक्शंस में लॉ के प्रिंसिपल्स को मेरे और आपके लिए एक्सप्लेन कर रही होंगी, वो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी, ताकि अगर हम उस बैकग्राउंड के साथ उस लॉ को पढ़ने बैठें तो हम उस लॉ को जल्दी समझ सकते हैं और उस लॉ को बनाया क्यों गया था। देखें, काइंडली whenever you people are sitting in a class, whenever you people taking some training, मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, आने से पहले एक चीज़ पे ज़रूर रखिएगा, एक वो होता है एक WY, why I am doing this। सेकंड जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप वाई की बात कर रहे हैं तो एक होना चाहिए आपका व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी। तो मैं अगर फैमिली लॉ पढ़ाता हूँ या फैमिली लॉ पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि व्हाट इज द लॉ, लॉ मौजूद है, बट व्हाई दिस लॉ इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, मुझे इसका आइडिया होगा, देन लॉ विल बिकम मोर इजी फॉर मी। और आखिरी चीज़ जिसके लिए अहमद क़य्यूम साहब और ये सारी बार कौंसल जो है वो आपको बार बार बुला रही है, आप लोगों को ट्रेन कर रही है, हम लॉ स्कूल वालों को कहा जा रहा है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स डालें, हाउ टू अप्लाई उस नॉलेज का, उस चीज़ का, उस इल्म का हमें कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ वी आर अनएबल टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर नॉलेज ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो कि हमारे सामने आ रहे हैं एज ए लॉयर। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखें। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम पाकिस्तानी लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि जब हम उस सिस्टम को पढ़ने बैठ रहे हैं, हम उस सिस्टम को देख रहे हैं, तो या इस बैकग्राउंड को ज़हन में रखना है
कि इसकी सोर्सेज फिर एक नहीं होंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि ओनली कुरान और सुन्ना इज द ओनली सोर्स फॉर पाकिस्तानी लीगल सिस्टम, बिकॉज पाकिस्तानी लीगल सिस्टम जो है वो हाइब्रिड है। पाकिस्तानी लीगल सिस्टम में जो अप्रोच है वो एक नहीं है, उसमें सिविल ट्रेडिशन भी है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमें जजमेंट लॉ भी बताया जाएगा और कहीं ना कहीं हमें जो है वो हार्डकोर टेक्स्ट भी बताए जाएंगे कि हम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो हमारा सिस्टम में जो रूम ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। हमारे उस रूम ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर टेक्निकल भी होगा, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, बट जब मुझे ये पता हो कि मैं किस चीज़ को देख रहा हूँ और मुझे उस चीज़ को कहाँ से पकड़ना है, तो मेरे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो ये ज़हन में रखना है आपने कि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो 3 चीज़ों के गिर्द घूम रहा होगा। मैंने 3 चीज़ें ही आपके लिए निकाली हैं, मैंने इसको ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया। एक हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द लॉ, और वो सारे व्हाट वाले जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज theoretically you people have gone through in your different classes in law schools जब आप लॉ की तालीम ले रहे थे। इंटरप्रिटेशन क्या है उसकी, उसको सिस्टम खुद बताएगा व्हाट आर डिफरेंट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन विद इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, और मैकेनिज्म्स क्या हैं। मैं इन 3 चीज़ों को जोड़ के लीगल सिस्टम कह रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ें और ऐड हो सकती होंगी, बट फॉर दिस पर्टिकुलर जो हमारी एक सेशन है उसमें हम इन 3 चीज़ों को अगर मद्देनजर रखें। एक चीज़ और हम लोगों को समझनी है, वी ऑल नो कि देयर इज ऑलवेज ए कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप कई दफ़ा कुछ लोग कहते हैं कि ग्रैंड नॉर्म है किसी भी सिस्टम की। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का हमें एक आइडिया होना चाहिए एज ए लॉयर, एज ए लॉ ग्रेजुएट और समबडी हु इज डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रोहिबिटेड होंगी तो देयर विल बी ए मैकेनिज्म जिसके जरिए आप उसको चैलेंज कर सकते होंगे ऑन सम किसी फॉरम के ऊपर। याद करें अभी 2018 में एक ट्रांसजेंडर एक्ट उनके ऊपर लॉ आया था एंड दैट वाज चैलेंज्ड, और ऑन व्हाट ग्राउंड के जी कुछ प्रोविजंस जो हैं वो अन इस्लामिक हैं। तो वो जो आपका लॉ है, लॉ विद इंटरप्रिटेशन और मैकेनिज्म्स, वो इंटरप्रिटेशन कितनी हम कर सकते हैं वहां पर आके हमें चीज़ें समझ आती हैं। सो लीगल सिस्टम जो है वो होलिस्टिकली अगर हम देखें तो हमारा लीगल सिस्टम जो है वो हाइब्रिड है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच है, और हम मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ सोर्सेज से चीज़ें लेके एक मिक्स मेथड, एक मिक्स सिस्टम के ज़रिए हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ फीचर्स जो यूनिवर्सल हैं, मैं कुछ फीचर्स सर्च कर रहा था, तो वो फीचर्स जिनमें से कुछ फीचर्स आप देख चुके हैं अपनी कोर्सेज में, अगर किसी ने 5 इयर्स का लॉ किया हुआ है। कुछ फीचर्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे लीगल सिस्टम में व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तानी लीगल सिस्टम के अंदर ये चीज़ें ज़रूर पाई जाती हैं। इस्लामिक करैक्टर है, गो एंड सी योर कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्ट ही कर लेंगे आप। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वी विल बी डीलिंग एंड वी विल बी इंटरप्रेटिंग एंड वी विल बी अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज एज ए लॉयर, और आप ही में से कोई फ्यूचर में बेंच पे भी जाएगा। तो हम जब डील कर रहे होंगे तो प्लीज़ डू रीड प्रिएम्बल, जो स्टार्ट है उसका, वो अगर आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको उसके वायर्स समझ आ जाएंगे। वो आप पहले पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये किस चीज़ों के गिर्द घूमता है, ताकि जब तशरीह करने लगें तो उससे बियॉन्ड ना हम जा सकें और हमें पता हो कि हम किसके अंदर मौजूद हैं। तो एनीवे जब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे, मैं अगर इस्लामिक करैक्टर की बात करूँ तो हमारा मुल्क के नाम में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हमारा जो रिलीजन है इस्लाम है, और हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आर्टिकल 2A के साथ से हमारा सब्सटेंटिव पार्ट है, उसके अंदर इस्लामिक लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है, वो लग नहीं सकती। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक प्रोविजंस हैं आर्टिकल 227 ऑनवर्ड। तो आपको कुछ आइडिया है कि हमारा जब हम अपने लीगल सिस्टम की बात करेंगे तो वी विल बी हैविंग ए फेयर टच ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स। हमारे 90% लॉज में कहीं ना कहीं जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बैकग्राउंड मौजूद होगी। एक चीज़ और समझ लेना है हमने इस किसी भी लीगल सिस्टम में, जैसे आप में से हमारे लॉ स्कूल्स के अंदर इंटरनेशनल लॉ इज ए कोर्स हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, मीनिंग देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल, पब्लिक एंड प्राइवेट। सो किसी भी लीगल सिस्टम में जब लॉज लागू होते हैं तो उस लीगल सिस्टम में भी दो डोमेन बन जाती हैं अक्सर। एक होती है पब्लिक डोमेन, उसको पब्लिक लॉ कहते हैं, और एक प्राइवेट डोमेन, उसको प्राइवेट लॉ कहते हैं। तो हम आपके लॉ स्कूल से एक कॉन्सेप्ट उठा के आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ उसकी, ताकि हम सारे एंड पे एक ही पेज के ऊपर मौजूद हो। पब्लिक लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पब्लिक लॉ के अंदर क्रिमिनल लॉ आता है, पब्लिक लॉ के अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है, प्राइवेट लॉ के अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, आपकी फैमिली लॉज आते हैं, आपका बाकी दूसरे किस्म के लॉज आते हैं।
तो बेसिकली अगर हम उसको इस तरह समझने की कोशिश करें तो प्राइवेट डोमेन के जो लॉज होंगे उसमें पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन की बात होगी, और कहीं ना कहीं लॉ उन पर स्ट्रिक्ट और सेंसो लागू हो रहा होगा और उनको कोई डिस्क्रेशन नहीं दे रहा होगा, वो उसको उसी क्राइटेरिया पे पूरा कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं उनको ब्रॉडर प्रिंसिपल्स दे रहा होगा सिर्फ, और उन ब्रॉडर प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए आपके पास डिस्कशन होगी, आप जितना मैन्यूवर कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स बताऊं तो मैं जो जो चीज़ें जायज़ हैं उनके अंदर रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट कम कर लूँ, ज़्यादा कर लूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं। दिस इज द डोमेन ऑफ प्राइवेट लॉ। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक डोमेन, पब्लिक लॉ की डोमेन आएगी विद इन ए लीगल सिस्टम, तो हमें यह पता होना चाहिए कि फिर कुछ चीज़ें स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है डायरेक्ट। हालांकि प्राइवेट लॉ में भी स्टेट इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्ट पहले स्टेप पे आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो स्टेट के इदारे होंगे, जब आप क्रिमिनल लॉ की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी, जब FIR कटेगी तो जब वो लॉ मोशन में आ रहा होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि हमारे सिस्टम के अंदर फिर हमें ये भी देखना है कि विच इज द डोमेन ऑफ पब्लिक लॉ एंड विच इज द डोमेन ऑफ प्राइवेट लॉ, ताकि हम हमारे लिए उसको समझना, उसको अप्लाई करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसमें रहते हुए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। एनीवे, इस्लामिक कैरेक्टर, जहाँ पर जो लोग बैठे हैं, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मुस्लिम, सो दे नो कि शादी भी करेंगे तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, चाहे स्टेट का लॉ डेवलप हुआ हो कि ना हुआ हो। तलाक भी देंगे तो उनकी फ़िका भी कई दफ़ा रेलिवेंट हो जाती है जब तलाक को हम बात करते हैं कि ये लागू हुई है कि नहीं, बाइन हुई है कि नहीं। एनीवे, तो इस्लामिक कैरेक्टर जो है वो आपका हमारे लीगल सिस्टम के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट पूरा हमारा एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। कुछ ऐड हुए हैं बाद में, कुछ ओरिजिनली मौजूद थे। उसमें राइट्स की थ्योरी मौजूद है और एनफोर्समेंट का मैकेनिज्म मौजूद है। जब कोई वायलेशन कर रहा है तो आपने नाम सुना होगा लॉ स्कूल्स के अंदर रिट हो गई, तो आर्टिकल 199 को डील कर रहा है। फिर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं सुओ मोटो पावर की, आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की। तो 184 सब आर्टिकल 3 ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसमें जो है वो बड़ा रेलिवेंट हो जाता है। तो वो जो हमने लीगल सिस्टम की बात की थी, चीज़ों को जोड़ते जाएं कि वो आपको लॉ भी बता रही होगी और उसका मैकेनिज्म को भी कहीं ना कहीं बात कर रही होगी इन ऑर्डर टू एंश्योर के लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट में अप्लाई हो रहे हैं। कई दफ़ा हम लोग जब चीज़ें डिस्कस करते हैं तो सवाल आता है कि सर आप क्या बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, या आप क्या बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। चौथा प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। दोज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू सिस्टम। तो सिस्टम जो है वो आपको कुछ ब्रॉडर प्रिंसिपल्स भी साथ दे रहा होगा। यस, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज होंगे, वो इश्यूज को आप मिल बैठ के हल करने की कोशिश करते हैं। उसको आप, इसी के लिए आप लोगों का प्रोफेशन है कि अगर कहीं पर रूल ऑफ लॉ को, मैं अक्सर क्लीशे यूज करता हूँ, फूल ऑफ लॉ बना दिया गया है, तो वहां पर आपका रोल आता है कि आप उसको कैसे जो है वो लेके चलते हैं। एनीवे, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी मौजूद हैं हमारे पास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। जस्ट आफ्टर फंडामेंटल राइट के चैप्टर के प्रिंसिपल पॉलिसीज हैं। आपको वो बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिस पे स्टेट चाहती है कि मैं फ्यूचर में इन चीज़ों पे अमल करके आगे लेके चलूँ। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का आपको एक आइडिया है होना चाहिए। और हाँ, बस ये याद रखना है कि इनकी वायलेशन इज नॉट ए क्राइम फॉर द स्टेट। तो स्टेट जो है वो ये बेसिकली वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो उनको बता रहे हैं कि आप ऐसे भी चीज़ों को लेके चल सकते हैं। रूल ऑफ लॉ, थ्योरेटिकली एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ एंड नोबॉडी इज अबव द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जब आपका राइट वायलेट हो रहा है तो दे आर डिफरेंट फॉरम्स जो आप लोगों को रिलीफ देने के लिए और आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। वही फॉरम्स हैं, कुछ फॉरम्स हम लोगों ने आज डिस्कस करने, एक ओवरव्यू करना है, और उन फॉरम्स पे डिटेल डिस्कशन आपके डिफरेंट ट्रेनर्स और डिफरेंट टीचर्स जो यहाँ पर आएंगे वो आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ पाकिस्तानी लीगल सिस्टम। आपने नाम सुना होगा आर्टिकल 6 का, आर्टिकल 5 का। तो वो यही बात करता है कि लॉ सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी तो आपको जो है वो हाई ट्रीजन की बात होगी। तो मीनिंग देयर बाय हमारे इसमें हमारा लॉ इज सुप्रीम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है एक टाइम तक। जब हम जुडिशरी का चैप्टर देखेंगे आर्टिकल 175 ऑनवर्ड्स, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो है एक टाइम से एग्जेक्टिव से अलहदा हो जाएगी। फिर आप डिफरेंट केस लॉज आप लोगों ने अपने कोर्सेज में पढ़े होंगे, जब जुडिशरी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, शरफ फरीदी केस, अल जिहाद ट्रस्ट केस और बहुत से केसेस। तो जुडिशरी जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सर्ट कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लॉ,
आप नोट करेंगे लॉ मौजूद है, सुप्रीम है, उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है। फॉर दैट पर्पस यू विल बी फाइंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, कुछ प्रोविंशियल होंगे और कुछ मिनिस्ट्रीज के अंडर होंगे और कुछ जो है वो फेडरल इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि लॉ को स्टेट के बिहाफ के ऊपर इंप्लीमेंट भी कर रहे होंगे, स्टेट को प्रोटेक्ट भी कर रहे होंगे और स्टेट के बिहाफ पे केसेस भी कर रहे होंगे। हमारे यहाँ एक इनफॉर्मल सिस्टम भी है। हमारे यहाँ जब हम लीगल सिस्टम की बात करते हैं तो आप अक्सर जो गाँव से हैं वो एक बात समझते हैं, पंचायत है। आप अक्सर देखते हैं कि हम रिकन्सिलिएशन के लिए कुछ इनफॉर्मल बॉडीज़ हैं हमारे पास, तो हमारे लीगल सिस्टम में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। वाई अगर हम वापस जाते हैं जहां से हमने लेक्चर शुरू किया था और हम ये कहते हैं कि लीगल सिस्टम का एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, एक नहीं है बहुत है, लेकिन एक अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवाइड रिलीफ एंड टू डू जस्टिस टू एवरीबॉडी जो कि उसका स्टेक होल्डर है। उसके स्टेक होल्डर्स कौन है? मैं और आप। उसके स्टेक होल्डर कौन है? स्टेट। उसका स्टेक होल्डर कौन है? डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। उसका स्टेक होल्डर कौन है? डिफरेंट टाइप ऑफ ज्यूरिस्टिक पर्सन्स। ज्यूरिस्टिक पर्सन्स कौन है? कंपनीज, फर्म्स। तो उनको प्रोटेक्ट भी करना है, उनको रिलीफ भी देना है। तो रिलीफ अगर डायरेक्ट स्टेट के इंस्टीट्यूशंस दे रहे हो, रिलीफ अगर डायरेक्ट जो है वो अदालतें दे रही हो, पुलिस दे रही हो और कोई दे रहा हो, तो हम कह रहे हैं ये फॉर्मल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है या फॉर्मल लीगल सिस्टम के एम्बिट में आ रहा है। लेकिन अगर वो रिलीफ मोहल्ले की पंचायत दे रही हो, गांव का कोई पंचायत बैठे हुए लोग दे रहे हो जो पंचायती हैं, तो हम उसको इनफॉर्मल कहते हैं, बट वो भी एक रियलिटी है और वो रियलिटी हमारे लीगल सिस्टम के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर डिफरेंट केसेस हैं कि उनके जो रूल्स हैं, जो उनके लॉज हैं, जो उनके डिसीजंस हैं वो लागू होंगे कि नहीं। अगर कोई चैलेंज करेगा तो अगली बात आती है। और उसमें फिर जो आपकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, सवारा की, वनी की और बाकी चीज़ों की हैं, तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट वाले की जजमेंट्स मौजूद हैं कि वो अन इस्लामिक हैं तो लागू नहीं होंगी। अब हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं एंड दैट इज स्टेक होल्डर्स कौन है लीगल सिस्टम के। मैंने जो स्टेक होल्डर बनाए हैं जो मेरे पास हैं वो क्या है, हमने लॉ के एम्बिट के हिसाब से देखा है। पहली चीज़ जो है वो सोसाइटी है, हमारे लिए वो क्लाइंट है हमारा। वैसे जनरल पब्लिक है जो जिसके ऊपर वो लॉ लग रहा है। समटाइम्स लॉ आप पर डायरेक्ट लागू नहीं हो रहा होता, बट लॉ के जो रिपरकेशंस हैं, लॉ के जो इफेक्ट्स हैं, लॉ के जो बेनिफिट्स हैं, और आपको ये पता है कि कई दफ़ा फिक्स्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो अल्टीमेटली आप पे लग रहे होते हैं और आप उसको उसकी हिद्दत और उसकी ठंड महसूस कर रहे होते हैं। तो स्टेक होल्डर जो है वो एक स्टेक होल्डर किसी भी लीगल सिस्टम का, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो जनरल पब्लिक है, और मेरे और आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा क्लाइंट है जो हमारे पास इफेक्टिव होके आया है और वो हमसे चाहता है कि हमें रिलीफ मिले। सेकेंड, स्टेट खुद है। स्टेट का मतलब है यहाँ पे स्टेट के इदारे। तो मैंने इदारों के नाम नहीं लिखे हैं, यू पीपल नो के स्टेट के कितने इदारे हैं और वो इदारे भी इसके ऊपर इसके स्टेक होल्डर हैं। लॉयर्स हम हैं, और जुडिशरी को मैंने अलहदा इसलिए किया है कि हमने लॉ की तशरीह, वो जो हमने कहा था लीगल सिस्टम का एक एस्पेक्ट है तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है ना, तो वो जो तशरीह है वो वहां से मिलनी है, और एक सिस्टम है उसको एनफोर्स करवाना, वो भी अदालतें एनफोर्स करवाती हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। तो दूसरी चीज जो है वो हमारे पास जुडिशरी है। चौथी चीज जो कि स्टेक होल्डर है ऑफ एनी लीगल सिस्टम, हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। जो चीज मुझे और आपको समझनी है और समझानी है, दैट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फोर। क्या एक अकेली सोसाइटी और लॉ मौजूद हो चल जाएगी? क्या अकेले जजेस जब उनके सामने वकील पेश ना हो रहे हो सब कुछ खुद कर लेंगे? क्या स्टेट विदाउट द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉडीज, वो लोग अवाम, वकील, बार काउंसिल्स, जुडिशरी, क्या स्टेट लॉ को अप्लाई कर सकती है? क्या उस मुआशरे में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आ सकती है? क्या वो मुआशरा हम कह सकते हैं कि बड़ा पीसफुल और बड़ा ग्रोइंग मुआशरा है? ऐसा नहीं हो सकेगा। सो हमें जो चीज समझनी है लीगल सिस्टम के अंदर, व्हाट इज माई रोल, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू आवर राइट्स एंड ड्यूटीज इज कि हम लोगों ने अपनी पूरी नस्ल को, इंक्लूडिंग मी, हमने अपनी नस्ल को जो है ट्रेंड ये किया, व्हाट आर माई राइट्स। मैं एक सवाल लेता हूँ, व्हाट आर माई राइट्स। हमें एम्फेसिस ये देखना है बीइंग अ लॉयर, व्हाट आर माई ड्यूटीज, जिसके लिए शायद पहले दिन आप लोगों को बताया गया था प्रोफेशनल एथिक्स का। तो जब मैंने फीस पकड़ ली है, जब मैं काम करना चाह रहा हूँ, जब मैं चीज़ें देख रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं देखना कि ये चीज़ मेरी है तो मैंने ये कर लिया बस खत्म, फीस आ गई या मैं लिंगर ऑन करूँ। सो व्हाट आर माई ड्यूटीज एज ए प्रोफेशनल, व्हाट आर माई ड्यूटीज एज ए टीचर, व्हाट आर माई ड्यूटीज एज ए लॉयर, व्हाट आर माई ड्यूटीज एज समबॉडी हु इज सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हुआ है, डिप्टी कमिश्नर है, और समबॉडी हु इज ए चीफ जस्टिस और ए सिविल जज। आपका सवाल था, फिर आगे चलते हैं। सर, आपने इनको
4 स्टेक होल्डर्स में डिवाइड किया है, which I personally believe ये 5 में डिवाइड होना चाहिए। जी जी। क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं दैट सेपरेट एंड जनरल पब्लिक इज सेपरेट। अब बात आती है रिलेशनशिप की। अब हम यहाँ बैठे हैं, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम अगर ठीक हो जाए, क्योंकि हम 4 ही मिलके या 5 ही मिलके एक बार वो बना रहे हैं सोसाइटी या एक कल्चर बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, और विच इज पर्सनली कि ऐसा ही होता है। ठीक है। हमारी ट्रेनिंग की जा रही है क्योंकि हम लॉयर्स हैं, एक स्टेक होल्डर है। तो डू यू रियली थिंक कि अगर एक स्टेक होल्डर ठीक हो जाता है तो बाकी जो 3 या 3 स्टेक होल्डर हैं या 2 स्टेक होल्डर हैं 4 के अकॉर्डिंगली, तो उन पे कोई इम्पैक्ट आएगा? चल इसको यूँ देख लेते हैं। पहला एंगल मैडम के सवाल का ये था कि अकॉर्डिंग टू हर व्यू देयर आर 5, ऐसे ही है। और मैंने भी जब क्लाइंट लिखा है तो एंड और कर दिया है, इसीलिए कि आई नो कि जी मैं अगर स्पेसिफिक करूंगा तो क्लाइंट होगा, अदरवाइज जनरली तो पब्लिक है, और पब्लिक में से क्लाइंट आता है तो उसको हम जोड़ भी सकते हैं। सेकंड चीज़, सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, दैट इज कि अगर हमारी ट्रेनिंग हो रही है और हम ठीक हो जाते हैं और बाकी लोग ठीक नहीं होते तो होगा क्या, तो फिर उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि नहीं। हमें इसको 2 तरीकों से देखना है। अब मैं लेक्चर से थोड़ा सा हट रहा हूँ, जस्ट टू सेटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ नॉलेज ऑफ मेरी बहन जो सवाल पूछ रही हैं। एक बात याद रखिएगा, हमें अगर हम ठीक होते हैं एज ए लॉयर, अगर हम इसको बात करें, अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम में से ही जजेस बनने हैं। तो 2 जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हमने 5-4 बनाए हैं तो 2 स्टेक होल्डर्स तो हम बात कर सकते हैं कि एक पेज पे होंगे कि चीज़ों को समझते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, और एक ही विजन है। हम जिस फॉरम पे बैठे हैं, अगर हम स्टेक होल्डर के ऊपर लेक्चर देना शुरू करें, हम जिस फॉरम पे बैठे हैं वो हमारा लॉयर्स का फॉरम है, तो हम जो बात करेंगे हम अपने इर्द गिर्द करेंगे। यू पीपल हैव स्टेट के डिफरेंट अदर ऑर्गन्स और डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस, आपके पास एनजीओज हैं, आपके पास स्कूल्स हैं, आपके पास डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आप लोग देखते हैं कि लोगों को और आम पब्लिक को ट्रेनिंग कराई जाती है, उनको बताया जाता है, जिसको एक लफ्ज बोलते हैं सेंसिटाइज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट के ऊपर। आप देखेंगे जो प्रो वुमन एनजीओज हैं वो खवातीन को फैमिली राइट्स से लेकर बच्चों तक और जॉब करने के राइट से लेकर हरासमेंट तक के ऊपर ट्रेनिंग्स देती हैं। आप देखोगे कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेजेस में गेस्ट स्पीकर्स आते हैं तो कॉलेजेस बेसिकली मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बता रहे होते हैं। आप देखोगे कि स्टेट एडवर्टीजमेंट्स के जरिए, टीवी प्रोग्राम्स के जरिए और ब्रोशर्स के जरिए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस जो कि आ रहे होते हैं उसके ऊपर आपको किसी ना किसी चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो यस, कोई भी सिस्टम किसी एक शख्स से ठीक नहीं हो सकता और उसमें सारे लोगों को जो है वो मिलकर काम करना होता है, सारे लोगों को चीज़ों को मिलकर समझना होता है, बट ऐसा होता नहीं। और ये कोई ग्राउंड नहीं है मेरे पास या आपके पास, किसी भी शख्स के पास जिसको अल्लाह ने मौका दिया है कि वो ये कहे कि जी क्योंकि बाकी लोग ठीक नहीं है तो मैं अपना काम ठीक ना करूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जो बंच ऑफ पीपल बैठे हैं या बंच ऑफ लॉयर्स हैं, जबकि ये तो सिर्फ एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, मैं ये नहीं डिनाई करेंगे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैसिव स्टेक होल्डर्स है लाइक स्टेट, क्लाइंट की तो बात नहीं करें, स्टेट उनके डिफरेंट एनजीओज हैं, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट ना टू मेक पीपल गुड, टू प्रोवाइड एजुकेशन, टू प्रोवाइड डिफरेंट थिंग्स अराउंड द स्टेट। तो सर मैं बात इतनी करना चाह रही हूँ कि स्टेट है जो जिसमें आप इंस्टीट्यूशन को काउंट कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा क्या लीगल काम है और हम वहाँ पे किस तरह एथिक्स को वो कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ इस कमरे में पूछूं कि सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो यहाँ पे 10 लोग बैठ के कहेंगे कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, बट इन प्रैक्टिकल देयर इज नथिंग हैपनिंग। और मैं बस मेरा ये कमेंट है, आई डिड टेक इट एज अ क्वेश्चन, आई डोंट नो, बट मैं ये नहीं कह रही कि हमें ठीक हो रहे हैं कि हम क्यों ठीक हो, ऑब्वियसली हम पहले खुद ठीक होंगे फिर मैं एक साथ में ठीक कर जी, बट अगेन जो स्टेट है बट उसकी वो क्या कर रही है। स्टेट देखें, बात बड़ी क्लियर है, मैं हम टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन आपका जो सवाल है या आपका कमेंट है हम उसको 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। अपने लेवल पर हर एक इदारा, अपने लेवल पर हर एक जैसे बार काउंसिल है, बार काउंसिल आप लोगों को अपने लेवल पर कुछ चीज़ों को ट्रेन कर रही है, एथिक्स से लेकर प्रोफेशनलिज्म तक। इसी तरह के स्टेट के अपने डिफरेंट इदारे हैं। अब हम लॉ स्कूल्स में होते हैं, हम डिफरेंट कॉलेजेस में होते हैं, स्टेट के मुख्तलिफ इदारे आके ट्रैफिक के ऊपर आगाही जो है वो ट्रैफिक वाले आके हमें दे रहे होते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ। हमारे पास जो पुलिस वाले हैं वो आके हमारे बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं। हमारा जो इंटर्नशिप्स स्टेट करवा रही होती है आप ही के लॉ स्कूल्स के बच्चों को, आप ही के कॉलेज के बच्चों को, आप स्टेट जो है वो अपने इदारों में ला के उनके विजिट्स करवा रही होती है। तो स्टेट अपना रोल अदा कर रही होती है, अब अच्छा कर रही है बुरा कर रही है, दैट इज ए सेपरेट स्टोरी। बट हर एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ जिसके पास
पावर है जो कहीं पे बैठा हुआ है और वो समझता है कि मुझे ये काम करना है, वो इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, उसका आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम और दैट इज अ डिफरेंट आस्पेक्ट, जिसके लिए आई एम नॉट ए राइट पर्सन कि मैं किसी स्टेट के इदारे को आगे। अब हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर आपका जो सवाल है हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे आफ्टर द लेक्चर। तो मैं भी यहाँ 1 घंटा रुक जाऊंगा, आप भी, हम डिस्कस करते रहेंगे स्टेट, ठीक है। जुडिशरी हम अगला स्टेप देख रहे हैं। सवाल नहीं होगा, फिर डिस्कशन होगी। फिर आपको मैं पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ, इस तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने सवालात आप मेहरबानी करके बाद के लिए रखिए, और एक दफ़ा कंप्लीट कर लेने दें, यहाँ पर डिबेट अलबत्ता शुरू हो। अनफॉर्चुनेटली सारे वकील हैं, नहीं तो वरना यहाँ पे डिबेट शुरू हो जाएगी आपस में। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। असल में हम सबके साथ एक है कि मैं भी इंक्लूडिंग मी, मैं बाहर आके ज़्यादा बोलता हूँ, घर में कम बोलता हूँ, तो इस वजह से तो वो है इशू, ठीक है। एनीवे, जुडिशरी एक चीज़ को हम देख रहे हैं, क्योंकि मुझे कहा गया था कि इसी एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा रहना है, तो हल्का सा एक क्विक ओवरव्यू हम इन चीज़ों का देखने की कोशिश करें। हमारे पास एक एपेक्स जुडिशरी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी कहते हैं, हमारे पास एक लोअर जुडिशरी है, हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स हैं, हमारे पास क्वाज़ाई जुडिशल डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं। और एक बात बस याद रखनी है कि जब भी हम किसी फॉरम पे जाते हैं, हम जाके पेश होते हैं, हम चीफ फॉरम को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक बात याद रखनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, रूल्स और जो हैं वो रेगुलेट करते हैं इन सारे ऑर्गन्स को, इन सारे इंस्टीट्यूशंस को। तो अगर हम कभी अपनी ज़िंदगी में इनके डिफरेंट जहाँ से ये बन रहे हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, वो कर क्या सकते हैं, उनमें जो शख्स बैठा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर हम उन चीज़ों पर भी कभी नज़र मारें तो हमें एक बड़ा आसान हो जाता है आर्गूमेंट्स में, अपनी चीज़ों में, कि हमने किस पैराई में रह के, और दूसरा शख्स को जो आप एक लफ्ज़ बोलते हैं कि जी आपका जो है पावर नहीं है, ये आप इसको ट्रांसफ़र कर दें, तो अगर हम उनकी वो चीज़ों को भी देख कर जाया करें तो हमारे लिए चीज़ों को समझना आसान होता है। सिविल कोर्ट ये जिसको ऐवाने अदल कहते हैं, तो सिविल कोर्ट्स की जब हम बात करें तो हमारे पास जो है वो सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है, वो आपको एक आइडिया होना चाहिए उसका, 1962 का। हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड है जिसको हम उर्फ आम में सारे CPC कहते हैं, और उसके अलावा अदर लॉज ऑफ सिविल नेचर ऑफ डिफरेंट केसेस। जब हम बात करेंगे फैमिली लॉ की तो फैमिली का अपना लॉ होगा, जब हम रेंट की बात करेंगे तो रेंट का लॉ होगा। लेकिन स्टिल हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं उसमें 2 बड़ी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक सिविल कोर्ट का ऑर्डिनेंस का हमें एक आइडिया हो जाए, हमें तो बहुत अच्छी बात है, और एक CPC के ऊपर हमें चीज़ों का पता होना चाहिए। आज क्योंकि आपकी एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, इसके बाद मैं तो थ्योरी ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, तो अदनान साहब ने जो आना है वो जज भी रहे हैं, तो वो आपके साथ जो सिविल प्रोसेस, और मैं तो एक क्विक ओवरव्यू दूंगा 2-3 स्लाइडों में इसका, वो जो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा कि कितनी डेप्थ है इन चीज़ों के अंदर। हाँ, एक चीज़, व्हाट इज अ सिविल केस? एनीबॉडी अमंग यू हु कैन डिफाइन ए सिविल केस? सिविल केस है क्या? कोई नहीं, हिम्मत करें, क्योंकि सिविल केस सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है सर, इन वेरी रफ वर्ड्स, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर और कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मैटर, जैसे आपने प्राइवेट, अब हाँ, थैंक यू, बस याद आया, मैंने एक हिंट दिया था। प्राइवेट, एक लीगल सिस्टम में एक प्राइवेट लॉ की डोमेन है, तो प्राइवेट लॉ की डोमेन में जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आप आंख बंद के करके कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ दोज एस्पेक्ट्स विल बी फॉलोइंग विद इन द एम्बिट ऑफ सिविल। तो सिविल में हम सिविल कोर्ट, जी सर फैमिली, प्राइवेट डोमेन में आ गए तो फैमिली भी उसमें आ जाएंगे, उसमें आप कंपनी भी कह सकते हैं, हर वो चीज़ जो उसमें आ रही है, स्पेशलाइज्ड लॉ भी चाहे डाल लें, सिविल नेचर की। स्टेट पार्टी नहीं बनेगी, डायरेक्ट पार्टी नहीं बनती, जिसमें FIR नहीं है, हम उसमें कह रहे हैं। तो सिविल जज वो होगा जो कि सिविल केसेस को सुन रहा होगा, उर्फ आम में बहुत आसान तरीके से। अदरवाइज जब हम सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो उसमें सिविल जज की एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी। ये आपका ऐवान अदल सामने थोड़ी दूर यहाँ से, तो हम उनको अगर डिवाइड करें जजेस को, ये सारा मैंने कहा था हम कुछ चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे, हम उन जजेस को जब डिवाइड करें तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद हैं, ADJs मौजूद हैं, सिविल जज क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, इन सब की अपनी कुछ पावर्स हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी कौन कौन सी पावर्स हैं और ये कहाँ तक का केस सुन सकते हैं, जिसको हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। कोई दोस्त बता सकता है? आप जरा हाथ खड़ा करके बताएं, वाने अदल में अभी तक कितने दोस्त जा चुके हैं?
एज एन अभी आपके अंदर से 15 या 20% ऐसे हैं जो कि ऐवान अदल नहीं गए। आप में से यहाँ पे पास कहाँ पे कोई बता सकता है, जो जा चुके हुए हैं कोई बता सकता है कि कहाँ पे है ऐवान अदल? पास तो भाई ने मेरे कहा है, कोई बताइए किधर है? हाँ, जहाँ पे माल रोड खत्म होती है वहाँ पे लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको ऐवान अदल, जिसको सिविल कोर्ट कहा जाता है, वहाँ पे पाया जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पे आपने अपने इब्तदा के अंदर सारे के सारे सिविल मुकदमे जमा करवाने हैं। अगर आप में से जो बाकी 20% वहाँ पे नहीं गए तो आपने अपने 6 महीने ट्रेनिंग के ज़ाया किए हैं, बिकॉज वहाँ पे जाके वहाँ पे देखे बगैर आपका एक मुकदमा वहाँ से तकरीबन शुरू होना है सिविल साइड के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो क्लास 1 का कोई भी बन सकता है, उससे ऊपर भी उसका काम है। जैसे एक लॉ स्कूल में प्रिंसिपल होता है जिसका काम होता है जिस तरह की एप्लीकेशन आई उस फॉर्म पे भेज देना, तो वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको देख रहा होता है। सर ये सिविल जज और मजिस्ट्रेट अब आ रहे नहीं, अलग आ रहे हैं, वो क्रिमिनल जुरिडिक्शन में आ जाएंगे। सेम है, लेकिन एक ही जज साहब होते हैं ना, डिफरेंट केसेस को देख रहे होते हैं। हाँ, वो देख सकते हैं, क्योंकि कहीं पे जब आपकी अपॉइंटमेंट है, मैंने आगे लिखा है, आप एज ए जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट होते हैं तो आपको मुख्तलिफ तरह के काम मिलते हैं। अब आप यहाँ पर काला कोट पहन के बैठे हो, यू आर ए लॉयर। घर में यू हैव योर वाइफ, तो आप वहाँ पे हस्बैंड हो। यार अब्बू के कमरे में जाते हैं तो यू आर ए सन। आपके 3 वर्किंग हो रही है, एक जगह पे आप बेटे हैं, एक जगह पे आप, और हो सकता है एक लॉ स्कूल में आप पढ़ा रहे हो तो आप टीचर हो। इसी तरीके से जब जजेस अपॉइंट होंगे तो दे विल बी हैविंग ऑल द पावर्स। एडमिनिस्ट्रेटिवली उनकी पावर्स जो हैं फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, तो वो क्रिमिनल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सिविल को देख रहे हैं, कोई फैमिली को देख रहा है। ये होंगे सारे काम, इनके आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो ये नहीं होता कि आप सारी जिंदगी सिविल ही काम देखते रहो और आपको कभी ट्रांसफर ना किया जा सके। अब आइडिया समझ रहे हैं? ठीक है। सिविल कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन की बात की थी। आसान अल्फाज में इख्तियार समात, क्या चीज़ मैं डिसाइड कर सकता हूँ, क्या चीज़ मेरे सामने पेश हो तो मैं उसका फैसला कर सकता हूँ, और अगर मेरा फैसला से बियॉन्ड है वो, तो मैं उसको देख नहीं सकूँगा, और अगर मैं वो फैसला कर भी लूँगा गलत फॉर्म से तो हो सकता है उसकी वो वैल्यू ना हो। तो जुरिस्डिक्शन जो है वो आपकी मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। ये आज आप बड़ी डिटेल में ये CPC आप लोग पढ़ के आए हैं फाइनल ईयर्स में, तो आप लोगों ने सेक्शन 15 से ऑनवर्ड सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन स्टिल आपको आज जो इसके बाद का लेक्चर है उसके अंदर आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अदनान साहब से जो है वो चीज़ें सुनेंगे। मैं बस क्विकली आपको 2-4 चीज़ें सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इख्तियार समात का मतलब है कि मैं एज ए जज क्या सुनूंगा, या आप एज ए लॉयर किसके पास सही फॉरम पे जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉपर फॉरम चूज़ करना वो भी कई दफ़ा आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी एज ए लॉयर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉज ऑफ एक्शन बना भी था कि नहीं। कॉज ऑफ एक्शन बना था तो वो टाइम बार्ड तो नहीं है, उसके लिए आप लोगों ने लॉ स्कूल्स में लिमिटेशन एक्ट पढ़ा है, तो आपको एक दफ़ा फिर उसको देखना पड़ेगा प्रैक्टिस में आते हुए कि मुझे ये पता हो कि विद इन माई वेदर माई केस इज विद इन लिमिटेशन और नॉट, और यानी मीनिंग देयर बाय इट इज टाइम बार्ड और नॉट। ठीक है, तो आपको ये एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस बेसिक असूल, वो जो चौथा पॉइंट है, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई। तो फर्स्ट इंस्टांस का मतलब होता है कि आप पहले उस फॉरम पर जाते हैं ताकि कोई फॉरम जो है वो एग्जॉस्ट हुए बगैर रह ना जाए। अदरवाइज तो अल्टीमेटली आप किसी भी अपील में, रिवीजन में ऊपर जा सकते हैं और आप कहें जी अल्टीमेट तो आपने ही सुनना है, तो पहले ही आप सुन लें। ऐसा नहीं होगा, तो आपका लॉ यही कहता होगा आपको कि आप लोएस्ट फॉरम को पहले देखें जहां पर आप जा रहे हैं, उसी के लिए CPC है। 2 चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। एक चीज़ ये है कि देखें, एक यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। आज आप अगले लेक्चर में सुनेंगे काफ़ी इसको, किस किस्म का सब्जेक्ट मैटर मैं सुन सकता हूँ। वो जो भाई ने बात की, एक मजिस्ट्रेट है वो क्रिमिनल देख रहा है, सिविल देख रहा है। अगर मेरी पोस्टिंग हो जाती है रेंट ट्रिब्यूनल में, मैं रेंट के मैटर्स देख रहा हूँ, मैं दूसरा मैटर नहीं देखूंगा। और अगर मैं एज ए फैमिली जज बैठा हुआ हूँ तो मैं फैमिली के मैटर देखूंगा। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर उस हमें पता होना चाहिए, और फिर हमें वो प्रॉपर फॉरम का हंट करना आना चाहिए कि उस प्रॉपर फॉरम पे जाके मैं दरवाजा खटखटा सकूँ। पेक्यूनरी, रुपए से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, हर एक सिविल जज की एक वैल्यू होगी कि कहाँ तक का सब्जेक्ट मैटर है वो उसको सुन सकता है। 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 अरब।
आप ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो 10 अरब का केस जो है वो क्लास 3 सिविल जज के पास चले जाएं। तो आपको सॉरी कितनी देर आपकी और होगी, मैं नीचे जा रहा हूँ। मैं सर एटलीस्ट 45 मिनट्स ओके 1 तकरीबन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जिस फॉरम का दरवाजा खटखटा रहा हूं उसकी पेक्यूनरी रुपए मोनिटरी जिसे कहते हैं जुरिस्डिक्शन क्या है, और ये आपकी फैमिलीज में भी होता है। आपको पता है कि मैंने कितने पैसे मांगने हैं बड़े भाई से और वो उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, तो उससे ऊपर उससे मांगने का कोई फायदा भी नहीं है। तो लॉ में बड़ा सिंपल सा असूल है कि आपको वो नोटिफिकेशन जरूर पढ़ने हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि जब पिछली सदी में अगर इनकी बात करें तो हजारों में रकम थी, आज लाखों में आ गई है, और हो सकता है कुछ दिनों के बाद नया नोटिफिकेशन आया और सिविल जज जो है वो करोड़ भी सुन रहा हो, क्योंकि अब शायद एक गाड़ी जो है वो करोड़ रुपए तक की आ रही है। तो ये सेम में रखना है आपको कि आपको वो उस पर, अब जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपके साथ डिस्कशन के स्टार्ट में एक बात की थी कि हमें वो नोटिफिकेशंस को जरूर देखना है जो कि इनकी जुरिस्डिक्शंस चेंज करते हैं और इनकी पेक्यूलियर जुरिस्डिक्शन देखते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इलाका वाइज कौन कौन सा इलाका आप देख सकते हैं। आप इफ यू आर सिटिंग इन लाहौर और लाहौर के सिविल जज हैं तो हो सकता है कि आप जो है वो पेशावर का केस हो सकता है कि लाजमी है आप नहीं सुन सकते। तो कहीं पर आपको कहीं ना कहीं आज बताया जाएगा कि अगर जुरिस्डिक्शन 2 अदालतों की आ रही है तो क्या फैसले हैं, आपको ये पता होगा कि कौन देख सकता है। अगर जुरिस्डिक्शन अननोन है, समझ नहीं आ रही, तो फिर अदालत के पास क्या इख्तियार है, केस का तो फैसला करना है, और वो उसकी एम्बिट में भी है, उसकी जुरिस्डिक्शन में भी अगर आता है तो अगर वो मुबहिम है, अभी देखते हैं हम आगे, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। 3 लफ्ज हम जगह जगह यूज करते हैं। आप लोगों ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आप एक लफ्ज सुनते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आप अक्सर सुनते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, और आप अक्सर सुनते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। वो जो आपके ऊपर के फॉर्म्स हैं जिनको हमने एपेक्स कोड कहा था, आज उनका भी हल्का सा ओवरव्यू देखेंगे। तो मैंने कहा था कि एक पोर्शन ऑफ जो हमारा आज की डिस्कशन है वो हमारी रिवीजन होगी थोड़ी सी, ताकि जो अगली क्लासें या अगली चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आप एक चीज़ों को जल्दी जल्दी क्विक देख चुके हों। तो उनकी जो है वहाँ पर जुरिस्डिक्शन जो है, फिर वो एपेलेट है और वो उनकी एडवाइजरी है जहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकती है किसी को, और उनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है। जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि पहला फॉरम वो हो सकता है, तो कई मैटर्स के अंदर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जा रहे होंगे आप, तो आपको नीचे आने की जरूरत नहीं, उसको हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कह रहे हैं, जिसके अंदर एक सुओ मोटो और उसकी बात हम 184 की जो बात करते हैं। सब्जेक्ट मैटर मैं बड़ा ब्रीफ और बड़ा जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये पूरा आप लोगों ने आगे शायद देखना है, क्योंकि सर ने आपके साथ सिविल कोर्ट्स और सिविल सिस्टम पूरा डिस्कस करना है। तो सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे सिचुएट कर रहा है, जहाँ पे प्रॉपर्टी मौजूद है, उसको सब्जेक्ट मैटर कह रहे हैं, आसान कर लेते हैं। कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पर अराइज हुई, कई दफ़ा कॉज ऑफ एक्शन जो है वो होली अराइज होती है, कई दफ़ा पे इन पार्ट्स होती है। डिफेंडेंट कहाँ पर रह रहा है, या वहाँ पर रह रहा है, यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहा है फॉर गेन, तो वो भी फॉरम हो सकता है आपका। सूट फॉर इमोरल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, वो जो मैंने बात की थी, एक ही जमीन है जो कि 2 कोर्ट्स में, कसूर और लाहौर के बॉर्डर पे फर्ज कर लेते हैं, और 2 कोर्ट्स के ऊपर आ रहा है, तो उसके अंदर मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट एज पर वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। और सब वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर अभी हम देखते हैं कि सिविल जज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की क्या पावर्स हैं। वेयर लोकल लिमिट्स, ये डिफरेंट टाइप, ये आप लोग देख के आए हुए हैं अपने कोर्सेज के अंदर, लेकिन जस्ट एक रिवीजन सी हो रही है, ये एस्पेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, जो मैंने बात की थी कि इबहाम है, मुबहिम है, नहीं पता फिर क्या होगा। तो आपका सिंपल सीपीसी बड़ा क्लियर है इसके ऊपर कि एनी वन ऑफ दोज कोर्ट्स इफ सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर alleged अनसर्टेनिटी, रिकॉर्ड ए स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड एंड प्रोसीड, वो प्रोसीड कर सकता है। सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्संस और मूवेबल्स, सीपीसी इसकी भी डिस्कस कर रहा होगा कि आपको जो पर्सनल रॉन्ग्स होती हैं उसके लिए आप कहां पे जाएंगे। और अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, आप अगर शुरू के अंदर जब आपका कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस था और आप प्लेस ऑफ सुइंग के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेते और केस चलता है, तो फिर हो सकता है आपको बाद के जो उसकी अपील है, रिव्यू है, रिव्यू में उसमें आपका ये राइट जो है वो रोक दिया जाए। काइंडली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम शायद लॉ स्कूल्स में हमारी तरफ से कमी होती है, जो लॉ स्कूल्स के लोग हैं, शायद हम ये जो आपके माइनर एक्ट्स हैं लॉ में, हम इनको शायद इतना वेटेज नहीं दे रहे होते। काइंडली प्रैक्टिस में जाते हुए किसी वक्त जब आपको लगे ये कोर्ट फीस एक्ट, सूट वैल्यूएशन एक्ट वगैरह को एक दफ़ा देख लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। वाई? उसकी वजह यह है कि आपको वो जो मैंने बात की थी, गलत फॉर्म चूज करके अपना टाइम, अपने क्लाइंट का टाइम और अपना पैसा ज़ाया करने से बेहतर है कि आपको पहले से पता हो। तो ये दो सिविल साइड के ऊपर 2 बड़े इंपॉर्टेंट
छोटे छोटे से स्टैट्यूट्स हैं। ये स्टैट्यूट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन से फॉरम पे जाना है और कितनी कोर्ट फीस आपको फिक्स करनी है। सिविल कोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने सबसे नीचे लिखी हुई है कि ऑलवेज कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑन लेटेस्ट नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। वो जो क्लास 1 है वो अनलिमिटेड सुन सकता है, 5 मिलियन तक 2 है, 0.5 मिलियन तक जो है वो क्लास 3 है। और इनकी इंडक्शन, वो कहीं से सवाल आया था, तो इनकी इंडक्शन जो है वो आपकी बाय एग्जाम्स हो रही है हाई कोर्ट के ज़रिए। आप में से बहुत से लोग अपना फ्यूचर प्लानिंग में उसको रखते हैं और उसके लिए मिनिमम 2 years स्टैंडिंग चाहिए। काइंडली बार काउंसिल इज हेयर, आप लोगों के साथ उनकी इनफॉर्मल बड़ी इसी दौरान में हमारे इंट्रैक्शन के अलावा भी होती हैं, तो काइंडली उनसे पूछ लीजिएगा कि प्रैक्टिस कहाँ से शुरू होती है, कि क्या सिर्फ लाइसेंस ले लेंगे बार काउंसिल का वहाँ से शुरू होगी, या रेलिवेंट बार काउंसिल में रजिस्टर होंगे तो वहाँ से शुरू होगी। ये ना हो कि आप बोनाफाइडली विदाउट नॉलेज, आप में से अगर किसी का फ्यूचर में जज बनने का इरादा है सिविल जज का, तो वो क्या करेगा जी, वो बार काउंसिल का लाइसेंस लेके बैठ जाए जो आपको आता है, और वो किसी लाहौर बार में या अपनी पेरेंट बार के अंदर एनरोल ना हो। तो ये भी सवाल ज़रा क्लियर कर लीजिएगा। कयूम साहब हैं, सारे मेंबर्स हैं, आप लोगों को पता हो कि मेरी प्रैक्टिस वो जो 2 साल है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू बिकम ए सिविल जज, वो शुरू कहाँ से होने, ठीक है, तो कहीं पे डिले ना हो। बार एसोसिएशन से मुझे पता है, मैंने कहा था क्योंकि कुछ सवाल पूछ लेंगे, ठीक है ना, तो वो इनको और 4 बातें बता देंगे इस वजह से। तो ऑब्वियसली ये वाली बात करने का मकसद ये था सर कि मैं चाह रहा था कि इनको पता हो कि सिर्फ एक पंजाब बार में रजिस्टर होने से ये एलिजिबल नहीं होंगे, इनके कहीं से प्रैक्टिस शुरू नहीं हो रही। तो अगर किसी को ये ज़हन में रखिएगा। एनीवे, सिविल सूट प्रोसेस क्या है उसका, ये आज आपने डिस्कस करना है। आपका अगला पूरा यही है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे आती हैं, ड्राफ्टिंग कैसे होती है, यही आप लोगों ने सीखना है। क्विकली हम जो है इसको ओवरव्यू ले लेते हैं कि आप सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। सर आपका सवाल आया था सीनियर सिविल जज, वहाँ पे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो देख रहा होता है, ठीक है। फिर एक नोटिस का प्रोसेस होगा, सर आपको बताएंगे कि नोटिस कैसे जाते हैं, चस्पांगी कहाँ तक जाती है, अखबार इश्तिहार कहाँ पे आता है। कोई मेरे जैसा बहुत शरीफ डिफेंडेंट है तो पहले नोटिस पे आ जाएगा, हो सकता है कोई और शख्स हो जो कहे यार मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो वो सारी इंटीग्रिटीज आप इन अगले और उसके बाद जो है वो समझेंगे नोटिस का तरीका क्या है। उसके बाद सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, कैसे हो रहा है, उसके रूल्स क्या हैं। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, अभी हमने आपके पूरा एक दिन शायद क्रिमिनल उस पेपर पे होगा, तो आप एक लफ्ज़ सुनेंगे बहुत ज़्यादा, आपने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सुना होगा टीचर से, इशू फ्रेम हो गया या चार्ज फ्रेम हो गया, ठीक है ना। तो क्रिमिनल में चार्ज फ्रेम हो रहा होगा और सिविल में इशू फ्रेम हो रहा होगा। अक्सर जब आप फील्ड में जाएंगे तो यू पीपल विल सी एक चीज़ कि जब इशू फ्रेम करेंगे जज साहब रिटन स्टेटमेंट आने के बाद, तो उसके आगे लिखा होगा OPP एंड OPD। किसी इशू के आगे OPP लिखा होगा और किसी के आगे OPD, ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ एंड ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। तो आपको वो पढ़ते ही समझ आ जाएगा, इफ़ यू आर ए प्लेंटिफ के मैंने किस चीज़ को साबित करना है, तो मुझे किस चीज़ के ऊपर एविडेंस को देखना है। और OPD का मतलब है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ओनर्स का मतलब होता है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंडेंट पे है। तो ये OPP OPD जो है वो आपके जब क्वेश्चंस मार्क बने होंगे वहाँ पे इश्यूज फ्रेम होते हुए, तो उनके आगे जज साहब लिखते हैं ताकि आपको पहले से पता हो। तो इस चीज़ को आपने देखना है। फिर एविडेंस है, आप लोग एक चीज़ जानते हैं, एक एग्जामिनेशन चीफ है, एक क्रॉस एग्जामिनेशन है, तो वो चीज़ों का आपको आइडिया हो, तो वो उसके ऊपर भी शायद आपका कोई ना कोई स्पेशल लेक्चर इस दौरान में होगा कि आप क्रिमिनल ट्रायल में और क्रिमिनल चीज़ों के अंदर सिविल में एविडेंस कैसे लीड करते हैं और कैसे जो है वो तो QSO 1984 जो है उससे आपको दोबारा थोड़ी सी रिवीजन होगी। कुछ चीज़ों को आप दूसरे प्रैक्टिकल एंगल से आपको यहाँ पर ट्रेनर्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। फिर आपके फाइनल आर्गूमेंट्स हैं, उसके बाद फैसला आ जाएगा। हम 3 चीज़ों से वाकिफ़ हैं, एक अपील है, एक रिव्यू है, एक रिवीजन है। तो काइंडली दोबारा CPC को देख के किसी टाइम पर सेक्शन 96 और 114 और 115 को किसी वक्त जब आपका आज का लेक्चर हो जाए सर का, उसके बाद एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा कि रिव्यू क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, सेक्शन क्या कहता है, उसके बाद उसके क्रॉस में ऑर्डर्स क्या हैं, तो कहाँ पर अपील हो सकती है, कहाँ पर रिव्यू हो सकता है, कहाँ पर रिवीजन होगी, उसके बारे में आपका बड़ा आइडिया होना चाहिए। जो मैंने आपको कहा था कि फॉरम चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर अस टू बिकम ए सक्सेसफुल लॉयर, और हम अपने क्लाइंट को जो है वो रिटेन भी कर सकें और अपने क्लाइंट को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई भी कर सकें। ये हमारी एक ड्यूटी भी। आपका कोई सवाल था? सर ये डिसीजन जब हो जाता है उसके बाद सर एग्जीक्यूशन के लिए हम अलग से क्यों जाते हैं सर? डिसीजन ही डायरेक्ट इंप्लीमेंट क्यों नहीं होता?
इसके लिए ऑर्डर 21 मौजूद है एग्जीक्यूशन का, और तो उसके जो आप क्योंकि CPC कहती है, मैं आई डोंट थिंक आई एम ए राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट वाई, इट इज़ अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो सिर्फ 1 घंटे के लिए रोक लें। अदनान साहब बैठे होंगे, अदनान साहब उधर भी रहे हैं, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी क्योंकि एक स्टेप वाइज चीज़ें हैं, जब सारी चीज़ें स्टेप वाइज हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन के लिए फिर एक स्टेप जो है वो CPC में दिया हुआ है, एंड वी आर बाउंड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर आप काइंडली थोड़ा सा फर्दर जो 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 बिल्कुल कोजेंट टू द पॉइंट आंसर होगा वो शायद अदनान साहब आपको गाइड कर सके। ठीक है, ये वाला है स्टैट्यूट। जी सर, सिविल सूट्स में क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या स्कोप? बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं पर केसेस को देख रहे होंगे, हाँ फैमिली वाले में तो बहुत ज़्यादा है, गार्डियन में बहुत ज़्यादा है। मैं कई केसेस में मैंने देखा है कि सॉरी कई केसेस में मैंने देखा है कि जब विरासत के मसले होते हैं, दैट इज़ अ प्योर सिविल मैटर। मटेरियल एविडेंस जहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे विरासत के मसले होते हैं, और आप फर्ज करें एक शख्स कहता है मैं मेरे बाप था वो, और वो ले पालिक हो, तो ले पालिक बच्चा जो है, जो अडॉप्टेड है, वो वारिस नहीं है, तो एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंड करता है कहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी, कई जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और क्रॉस एग्जामिनेशन से आपका केस तैयार हो जाता है पूरा। अदरवाइज तो जब बाप लेके पालता है एक ले पालिक बच्चा, तो वो अपना नाम भी उसको दे रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे पुरानी कोई रिकॉर्ड्स होते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन सिविल में मेरी नज़र में जो ट्रायल के सिविल के वकील हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो अपना केस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लाते लाते क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा ठीक कर लेते हैं दूसरी पार्टी को ये साबित करके, क्योंकि मकसद क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन का, पहले ये समझें कि वो बंदा जो गवाही देने आया है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। मेन मकसद तो यही है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस आप कभी ये नहीं कह सकते कि ख़त्म होगी, मगर नेचर ऑफ केस विल बी मोर इम्पॉर्टेंट कि जिसमें उसकी इंपॉर्टेंस है। जनरल क्लॉज एक्ट को जरूर देखिएगा। जी सर, डिसीजन के बाद जब डिग्री मिल जाती है एक पार्टी को, तो एग्जीक्यूशन का वो टाइम होता है कि जब टाइम पार्ट हो जाएंगे तो दूसरी पार्टी के पास डील करने के लिए नेक्स्ट फोरम पे जाने के बाद इसको आप अदनान साहब के लिए रोक लेंगे। उसकी वजह यह है कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे वो उन्होंने आपसे डिस्कस करने, तो हो सकता है वो आपको इसके अंदर प्रॉपर गाइड कर सके। ठीक है, जनरल क्लॉज एक्ट को जरूर देखिएगा। याद है मैंने कहा था लीगल सिस्टम इज एमालगमेशन ऑफ लॉज, इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट। वो जो इंटरप्रिटेशन और उसकी जो चीज़ें हैं वो समझाने के लिए आपको जनरल क्लॉज एक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जनरल क्लॉज एक्ट में डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो जो मुख्तलिफ स्टैट्यूट्स आप पढ़ रहे हैं उन स्टैट्यूट्स के जो मोस्टली प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए वो वर्ड्स, वो टर्मिनोलॉजीज बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, अनलेस वो स्टैट्यूट उनके अगेंस्ट कोई बात करता है और कोई नया मीनिंग देता है। तो काइंडली किसी टाइम पर आपको जब टाइम मिले अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि एक टाइम पे जब आपकी एक सिस्टम प्रैक्टिस का सेट हो जाएगा, आप लोगों का जब आपको एक अपना धारा खुद मिल जाएगा कि मेरे पास इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं, शायद उस टाइम पर आपको टाइम ना मिले इस तरह के स्टैट्यूट्स को एक दफ़ा फिर गो थ्रू करने का। तो काइंडली किसी टाइम पर जनरल क्लॉज एक्ट को आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, आप लोगों को बेनिफिशियल ही होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पहले बताने से पहले, आपसे डिस्कस करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि माय डोमेन जो भी है दैट इज़ प्योरली फैमिली लॉ। मैं फैमिली लॉ को देखता हूँ, इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि मैं टीच करता हूँ मेरी फैमिली लॉ पे और मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर जो कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस है मैं वो पढ़ाता हूँ। तो क्रिमिनल जो है वो उसको मैं उस साइड पे वैसे ना मैं पढ़ाता हूँ ना उस तरफ जाता हूँ, लेकिन स्टिल फॉर द सेक ऑफ लर्निंग जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके वो हल्का सा बात कर लेते हैं कि जो रेलिवेंट लॉज हैं, जैसे हमने बात की थी सिविल कोड का ऑर्डिनेंस था, CPC था। तो यहाँ पर आपको जो है 3 स्टैट्यूट्स, अगर आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो 3 स्टैट्यूट्स का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक आपका पाकिस्तान पीनल कोड, एक आपको CRPC और एक आपको कानून शहादत का एक आइडिया होना चाहिए, और मुख्तलिफ तरह के जो रेलिवेंट अदर आपके स्टैट्यूट्स हैं और ऑफेंसेस और क्राइम्स को जो डील करते हैं। जो इनकी क्लासेस हैं, मैं मैडम आपका सवाल लेता हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छा, जो आपकी इनकी क्लासेस हैं, जैसे हमने वहाँ पे बात की थी सिविल जज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इसी तरीके से
CRPC जो है वो इनको सेशन जज हो गया, ASJs हो गए, और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की जो हम बात करते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हैं, और कई दफ़ा उनको दफ़ा 30 के तहत स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की पावर्स भी मिली हुई होती हैं। तो हमें उनका भी आइडिया होना चाहिए कि उनको पोर्टफोलियो क्या मिला हुआ है। जो उनको पोर्टफोलियो मिला हुआ है वो उस पोर्टफोलियो में रहते हुए उसमें अपना डिसीजन दे सकते हैं। इनके ऊपर एक स्लाइड मैंने आगे बनाई है ताकि एक हल्का सा इनकी पावर्स का हमें आइडिया हो जाए। क्रिमिनल प्रोसेस की जब बात करते हैं तो मैं अक्सर कहता होता हूं कि 3 P's और 1 C को हमने याद रखना है। ये पूरा जो आपका पाकिस्तानी लीगल सिस्टम के अंदर एक क्रिमिनल प्रोसेस है, उसमें पुलिस एक मेन स्टेक होल्डर है, पुलिस एक मेन जो है वो बॉडी है। उसमें आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है एक, आप लोगों को पता होगा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो उनको डील कर रहा है। तो ये इसी सदी में जो है वो प्रॉपरली स्टैब्लिश होकर पंजाब में काम कर रहा है। आपके कोर्ट्स हैं जो कि क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनके हायर फॉरम्स हैं, और एक आपका होम डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रिजन्स का डिपार्टमेंट आता है। तो क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर अपार्ट फ्रॉम अस, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज, अपार्ट फ्रॉम ऑफेंडर्स एंड क्रिमिनल्स, अपार्ट फ्रॉम द विक्टिम्स, जो ये 4 जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उस पूरे क्रिमिनल प्रोसेस के अंदर जो अपना रोल अदा करते हैं। और ये जो चारों हैं इनके अपने स्टैट्यूट्स हैं, इनके अपने बायलॉज हैं, इनके अपने जो हैं रूल्स होंगे, जो कि इनको जो हमने बात की थी कि एनफोर्समेंट और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात लीगल सिस्टम करता है, तो वो इनको ये कहाँ से आएंगे, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, कौन होगा, क्या करेंगे, व्हाट आर देयर पावर्स एंड फंक्शंस। तो आप लोगों को कोई पुलिस रूल्स के नाम से सुन रहे होंगे और कोई और किसी चीज़ के, तो वो आपको इसका एक आइडिया दे रहे होंगे कि ये ऐसे हैं। ये इसके ऊपर आपको शायद कल जो भी आपके अगले वीक में है उसके ऊपर क्रिमिनल के ऊपर ये सारी चीज़ें आप प्योरली पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे। लेकिन जनरली स्टेजेस के हैं, पुलिस के जरिए इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है या मजिस्ट्रेट ने कोई शख्स ऑथोराइज किया होता है और इंक्वायरी हो रही होती है और फिर एक ट्रायल होगा। तो ये सारी बातें जो आप इन चीज़ों के अंदर आप इस पर डिटेल में आपको कोई क्रिमिनल का लॉयर जो है वो बता रहा होगा कि ट्रायल के SOPs क्या हैं, ट्रायल कैसे होगा, इक्विटल क्या होता है, कन्विक्शन क्या होती है, वो सारा जो है आपको इस चीज़ के ऊपर आपको पता होना चाहिए इफ़ यू वांट टू परसू योर क्रिमिनल प्रैक्टिस। वो जो हमने बात की थी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सिविल दे सकता है और बोथ दे सकता है, और क्लास 3 जो है वो 1 मंथ और फाइन। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज व्हाट इज हिज और हर पोर्टफोलियो, उसको पोर्टफोलियो कौन सा मिला हुआ है, उस पोर्टफोलियो के मुताबिक वो फैसले कर रहा होता है। जो सेशन जज है वो तमाम पावर्स होती हैं जो आपको PPC में CRPC में मौजूद हैं, वो सारी पावर्स वो यूज़ कर रहा होता है, तमाम पनिशमेंट देता है। लेकिन बस ये है कि जो डेथ पेनल्टी है वो सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन फ्रॉम हाई कोर्ट होगी। तो हाई कोर्ट में जाएगा तो हाई कोर्ट जो है वो उसको देखेगा कि वो हो सकती है कि नहीं। और ASJ जो है वो आमतौर पे 7 साल की पनिशमेंट तक जाता है। लेकिन स्टिल मैंने पहले आपको कहा है कि जी आपको जब भी पेश होना है, जब भी देखना है, तो ये देखना है कि जी किसी नोटिफिकेशन के जरिए चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे तो नहीं की गई। सर जी सर। हमने पढ़ा था कि उनके जुडिशियल पावर्स सेम होते हैं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे सर जुडिशियल पावर्स में भी क्लेश आ रहा है। अगर वो सेशन का रोल अदा कर रहा है, सेशन देखें, एक आपका है डिस्ट्रिक्ट तरफ, डिस्ट्रिक्ट सिविल तरफ जा रही है तो ADJ कहला रहा है, एक आपका है वो एज ए सेशन जज काम कर रहा है। तो जब वो सेशन जज काम कर रहा है तो उसका पोर्टफोलियो क्रिमिनल का है, तो उसकी पावर्स फिर मुझे CRPC से लेनी पड़ेंगी, और अगर वो डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है तो मुझे सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो वैसे तो वो एक ही उस पे होते हैं, ग्रेडिंग पे अगर आप समझ लें, लेकिन स्टिल जो पोर्टफोलियो जज को मिलता है वो पोर्टफोलियो जो है वो उस पोर्टफोलियो के हिसाब से अपनी पावर्स को यूज कर रहा है इस वजह से। ठीक है, होपफुली मैंने आपको जी सर एक अगर सिविल अपील में गए हैं तो ADJ, अगर क्रिमिनल में गए हैं तो ASJ। वो क्योंकि हमने शुरू में एक बात कर ली कि सिविल साइड तो उसमें बता दिया था कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट, तो इस वजह से आपका बिल्कुल पर्टिनेंट आंसर है इसके ऊपर कि वही कि जी अगर वो सिविल में है तो वो D वाले में जाएगा, चैलेंज कर लेते हैं, ADJ वाला, और वो ASJ वाले में जाएगा। सर आपका कोई इस बात कमेंट था? सर मजिस्ट्रेट के बाद अगर किसी क्रिमिनल एक्विट होता है या उसको चार्ज बेल मिल जाती है तो उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन आएगी सेशन जज की। लेकिन अगर सेशन जज के पास डायरेक्ट कोर्ट केस है तो फिर हाई कोर्ट जाएगा। तो इधर लेकिन उधर 2 फॉर्म मिल जाएंगे,
फॉर द रिलीफ इधर क्या नहीं, उसमें ये है ना, देखें हर एक की याद है, मैंने कहीं पर एक स्लाइड में लिखा है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस लिखा है। जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस जो होगा उससे ऊपर के फॉरम पे फिर आपने जाना है। तो अगर कहीं पर सजा ही एक बंदा मर्डर करके आ जाता है तो आप क्लास 3 के पास तो जाके केस नहीं लग रहा ना, तो वो क्योंकि उसकी पावर है ही नहीं, तो मर्डर वाला सुनेगे सेशन जज, तो फिर अपील वहीं जाएगी, फॉरम तो खत्म नहीं हो रहा, उसको सुप्रीम कोर्ट भी तो मौजूद है। बात समझ रहे हैं? तो वो फर्स्ट इंस्टांस को समझना है, जो मैंने कहा था कि आपने लोएस्ट पॉसिबल फॉरम से केस शुरू करना है, फिर जितने भी रिलीफ मिलते हैं उतने मिलेंगे। ठीक है, जस्टिस ऑफ पीस कहीं ना कहीं है, थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं पावर्स इसकी, और काइंडली जस्टिस ऑफ पीस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आई एम नॉट ए राइट पर्सन कि मैं आपको इस पर फर्दर एक्सप्लेन करूं, लेकिन स्टिल जब क्रिमिनल पे आपका हो रहा हो तो जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात और जस्टिस ऑफ पीस जो है उसके बारे में आप काइंडली एक दफ़ा अपने आप को एनलाइटन कर लीजिएगा। तो सेक्शन 22 CRPC जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ पीस के बारे में और उसके लोकल एरिया के बारे में भी बता रहा है कि वो जो है अरेस्ट भी कर सकता है चीज़ें। तो इसको काइंडली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जिन लोगों ने प्रैक्टिस में जाना है क्रिमिनल, तो काइंडली जब आपको सीनियर लॉयर क्रिमिनल ट्रायल का आपको डिस्कस करा होगा तो काइंडली जस्टिस ऑफ पीस के बारे में अपने आप को थोड़ा सा एनलाइटन कर लीजिएगा उनसे। वो जो आपको बातें बताएंगे दोज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल व्हेन इट कम्स टू योर क्रिमिनल प्रैक्टिस। वापस आते हैं एक और एंगल की तरफ है, दैट इज फैमिली कोर्ट्स। आपको तो सर ने लीगल ओपिनियन भी शायद कहा है, फैमिली का कोई टॉपिक दिया है। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि जब भी लीगल ओपिनियन, क्योंकि यू पीपल बी राइटिंग लीगल ओपिनियन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मेजॉरिटी ऑफ यू, तो काइंडली एक बात याद रखिएगा कि अब आपके पास गूगल मौजूद है, तो एक दफ़ा देख लीजिएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड क्राइटेरिया टू राइट लीगल ओपिनियन, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से उसको लेके चलते हैं और किन एस्पेक्ट्स को लेते हैं। लीगल ओपिनियन एक लाइन का नहीं होगा, शायद लीगल ओपिनियन एक पैराग्राफ का भी नहीं होगा, क्योंकि सर ने जो आपको प्रेपोजिशन दी है वो काफ़ी फैली हुई है, तो वो देख के लिखने की कोशिश कीजिएगा। एनीवे हमारे पास फैमिली कोर्ट्स हैं, उनका जो रेलिवेंट लॉ है वो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964 का, और उसके साथ उसके रूल्स हैं फॉर फर्दर एलेबोरेशन, और वर्किंग कैसी होगी, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, पावर्स एंड फंक्शंस को एक्सप्लेन किया होता है सारा, तो 1965 के 65 के रूल्स हैं। जुरिस्डिक्शन क्या है वो जो हमने बात की थी, कई दफ़ा सर ने हमें हेल्प आउट किया था आपके एक सवाल में कि ये भी क्लियर कर लें कि सिविल साइड में किस किस्म का केस सुन रहे हैं, तो अगर वो स्पेशलाइज होना चाहिए, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी और उसका प्रोसेस क्या है। दावे का प्रोसेस सिविल से मिलता जुलता प्रोसेस होगा, तो वो जो प्रोसेस है वो एक डिटेल में वहाँ पर डिस्कस हुआ होगा। अगर आप फैमिली कोर्ट में पेश हो रहे हैं तो फैमिली अदालत तो पता चल गई कि कहाँ मौजूद है, लेकिन अब फैमिली अदालत तो मौजूद है, लेकिन उसमें अब केस कैसे होगा उसका एक पूरा प्रोसेस जो है वो फैमिली कोर्ट एक्ट में लिखा होगा। वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ पढ़ते हुए आप लोग उसको फैमिली कोर्ट एक्ट को पढ़ के आए हैं, चाहे आपको सेक्शंस का पता है नहीं पता, लेकिन स्टिल यू पीपल नो समथिंग अबाउट दोज। कहीं पे प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स भी हैं फैमिली में, ठीक है, कहीं पर रिकंसिलेशन की कोशिश भी है फैमिली में, तो कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। दावा वैसे ही हो रहा होगा शायद, ठीक है, उसी तरीके जवाब दावा शायद आ रहा हो, लेकिन हो सकता है उसमें सारी चीजें एफिडेविट पे चल रही हो सकता है सारा कुछ जो है वो रिटर्न पहले से जा रहा हो, गवाहों ने जो कहना है वो भी पहले जमा हो रहा हो। फिर एक लफ्ज होता है, आप अक्सर समझते हैं कि अकेला दावा कर सकते हैं, कंसोलिडेटेड सूट क्या है, तो आपके पास शायद यहाँ पर एक अलग से एक लेक्चर होगा फैमिली कहाँ पर अदालत कोशिश करती है स्टार्ट करने से पहले ही एक रिकंसिलेशन की कोशिश कर ले, फिर कहीं ना कहीं प्री डिसीजन भी कोई चीज होगी, उस वक्त भी एक ऑप्शन देगी कि अब मैं फैसला करने वाला हूं, आप फिर बैठ गए देख लें क्या हो। तो फैमिली में कुछ ना कुछ हल्का सा चीजें जो है वो डिफरेंट होंगी। मैंने कहा था कोर्ट फीस याद आया, तो कोर्ट फीस का जो लॉ है वो ये भी बता रहा होगा कि फैमिली में कितनी होना चाहिए, फॉर्म कौन सा है हमें ये पता होना चाहिए, उस फॉर्म पे जाने के लिए प्री रेक्विजिट्स क्या है हमें ये पता होना चाहिए उस फॉर्म में, क्योंकि इंसाफ फ्री नहीं है, तो उस फॉर्म में अगर कोर्ट फीस लग रही है तो वो कोर्ट फीस कितनी है, ये ना हो कि जब आप सीपीसी का ऑर्डर 7 देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि जनाब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करते हैं तो पता चलता है कि जी डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस की वजह से या किसी वजह से आप कोई फायदा नहीं हुआ आपको। तो काइंडली मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपको वो जहां पर कोर्ट फीस की बात आती है, वैल्यूएशन की बात आती है, वो आपको उन स्टैट्यूट्स को भी काइंडली एक दफा कोई पढ़ाए कोई ना पढ़ाए, आपकी प्रैक्टिस है, आपका कैरियर है, आपने तरक्की करनी है, तो उन चीज़ों को अगर लॉ स्कूल में कहीं पर कमी रह गई है तो एक दफ़ा नज़र मार के देख लीजिएगा। ये मुख्तलिफ तरह के स्पेशल कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स हैं, एक नहीं है।
and you name it, and you will be finding different types, meaning thereby you have different types of options to practice, to indulge into practice and to become an expert within those particular specialized fields. मैं कुछ के नाम लिख के लेके आया हूँ सिर्फ, और इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मेरी कम नॉलेज की वजह से शायद मैं 2-4-5 तरह के ट्रिब्यूनल्स और 2-4-5 तरह की अदालतें जो स्पेशलाइज हैं उनके नाम लिखना भूल गया हूँ। बट आप देखेंगे कि जी हम अगर बात करें तो हमारे पास बैंकिंग के ऊपर अलग से हैं, हमारे पास कस्टम के अलग से हैं, हमारे पास एंटी करप्शन के लिए अलग फॉरम्स हैं, हमारे पास ड्रग के लिए अलग फॉरम्स हैं, हमारे पास लेबर कोर्ट्स हैं। बहुत से लोग जो हैं वो लेबर लॉ के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके पास एक अलग फॉरम्स हैं। इंश्योरेंस के ट्रिब्यूनल्स हैं आपके पास, एपलेट के, आपके पास इनकम टैक्स की एक पूरी फील्ड है विद इन अवर लीगल सिस्टम। और आप एक टाइम आएगा कि कोई शख्स भी इनकम टैक्स दिए बगैर और उस एम्बिट से बाहर ही नहीं आ सकेगा। सो अगर इफ़ यू पीपल वांट टू चूज एक फील्ड, तो उसके अंदर आपके पास इनकम टैक्स एक बिल्कुल अलग है, उसके ट्रिब्यूनल्स हैं, उसका क्या होता है, कब हाईकोर्ट जाना है, वो आपको आइडिया हो। सर्विस मैटर्स, बहुत से लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते हैं, तो सर्विस के मैटर्स के लिए अलग फॉरम्स हैं आपके पास। वो इंपॉर्टेंट बात कि लीगल सिस्टम में रहते हुए, लीगल स्टेक होल्डर होते हुए, लॉयर होते हुए, लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए, अगर हमें फॉरम का ही नहीं पता, तो अगर हम किसी गलत फॉरम पे पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए बड़ा मसला है कि हम हर चीज़, एनर्जी से लेकर मनी तक, टाइम से लेकर क्लाइंट की लॉयल्टी तक और क्लाइंट का आपको दोबारा वापस आने तक हम सब कुछ लूज कर रहे हैं। सो ये बात जेब में रखनी है कि हम जो है वो हमें वो मुख्तलिफ और फॉरम्स का पता हो। उसके बाद एनवायरमेंटल के आपके पास अलग हैं। अपील ऑफ स्पेशल कोर्ट्स यूजुअली गो टू द हाई कोर्ट एक्सेप्ट लेबर कोर्ट्स, और ये आपको थोड़ा सा ट्रैफिक वाला के जो है एनीवे यू, बट ना कि हमें एक दफा फिर मिल जाए कि जनाया जाए, पहले जाके वो वाली आप अवेल करके आएंगे तो हम आपको सुनने को तैयार होंगे। तो ये याद रखना है कि एनफोर्समेंट की जब बात करते हैं, प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं विद इन लीगल सिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ कॉमन पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी, जब हम उनसे ऑनवर्ड जो है एक पूरा चैप्टर है वो हमारा एपेक्स जुडिशरी के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनके जजेस, हाई कोर्ट्स, और उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट हमारे पास है। याद है, एक वापस आते हैं अपना सेकंड या थर्ड स्लाइड पे, सवालिया निशान के बाद वाली, जहां पर लिखा हुआ था पाकिस्तानी लीगल सिस्टम के फीचर्स। पहला फीचर था इस्लामिक कैरेक्टर। वो अगर किसी शख्स को लगता है कि जी ये वाला लॉ अन इस्लामिक है इस ग्राउंड के ऊपर, तो हमारे पास 1980 के बाद फेडरल शरीयत कोर्ट है जो कि हमारा डायरेक्टली डील करता है, जहाँ पे उलमा भी बैठे हुए हैं। आप उसकी कंपोजिशन जाके देख लीजिएगा, मैंने रेलिवेंट आर्टिकल 203 लिख दिया है, तो आपको आइडिया होगा कि उसके अंदर जजेस के अलावा कुछ उलमा भी होंगे जो कि इस्लामिक उसके ऊपर उनको बता रहे होंगे। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इन्हीं आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ताकि आपको ये वर्किंग समझ आ जाए कि ये जजेस अपॉइंट कैसे हो रहे हैं और ये जजेस निकाले कैसे जा सकते हैं। हायर जुडिशरी की जुरिडिक्शन मैंने आपको बताई थी कि 3 चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के तनाजुर में। एक उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, एक उसकी एपलेट है, अपीलें आ रही हैं, जो भाई ने सवाल किया था कि सेशन जज की अपील हाई कोर्ट में चलेगी तो एपेक्स कोर्ट है, और एक उसकी एडवाइजरी थी, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी जुरिडिक्शन है कि वो एडवाइस भी कर सकती है। जजेस की अपॉइंटमेंट, उसके लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसकी कंपोजिशन को कभी देखिएगा, आपको एक आइडिया हो कि कौन कौन से लोग वहाँ पर बैठ रहे हैं, मेंबर कितने हैं, लॉ मिनिस्टर का उसमें क्या रोल है, ठीक है, उसमें बार काउंसिल्स का क्या रोल है, प्रोविंशियल लेवल पे अगर जज ने आना है तो प्रोविंशियल बार काउंसिल कौन सा वकील और किस क्वालिफिकेशन का वकील दे सकती है 2 साल के लिए, फेडरल पे आना है तो पाकिस्तान बार काउंसिल किस क्वालिफिकेशन का वकील दे सकती है, वो कैसे वहाँ पे बैठ सकता है, कौन सा वहाँ पे मेंबर जो है वो एक्स ऑफिशियो है, सिर्फ क्योंकि लॉ मिनिस्टर है, प्रोविंशियल या फेडरल जिस पे जगह पे हो रहा है वो कैसे होगा, और एडवोकेट जनरल है तो वो कोई भी हो सकता है, बाय नेम वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए रिमूवल कैसे होगा, रिमूवल का प्रोसेस क्या है, तो आपको उसका एक आइडिया होना चाहिए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन का पता होना चाहिए। लास्ट चीज़ क्विकली दो बातें करेंगे हम। आपके पास कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस में, कहीं ना कहीं आपको लॉ की किताबों में, कहीं ना कहीं आपको ऑम्बर्ड्समैन का भी नाम सुनते होंगे कि जी कोई ऑम्बर्ड्समैन भी है। काइंडली किसी टाइम पे इनका पूरा एक अपना वेब पेज है, पूरे एक वेबसाइट है, वो भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपको उनके पावर्स, फंक्शंस, वो करते क्या हैं, उसका एक आइडिया होना चाहिए। बहरहाल जो रेलिवेंट लॉ है, जब हम ऑम्बर्ड्समैन की बात करते हैं तो मोतसिब जो है आप जिसे कहते हैं, ठीक है, ऑम्बर्ड्समैन एक्ट है 1997 का, और उसके रूल्स हैं 2005 के। मेन मैंडेट
ये मैंने उनकी वेबसाइट से ली हैं 4 बातें बड़ी कि ये उनके मेन मैंडेट हैं जो वो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कहीं पर किसी को रिलीफ चाहिए, यहाँ पर अगर कहीं पर किसी को कोई इशू है तो वो जो है वो इन बातों को देख सकता है कि राइट्स ऑफ पीपल, एंश्योरिंग एडहेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ, वो रूल ऑफ लॉ जो हमने बात की थी पाकिस्तानी लीगल सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक में, चाहे थ्योरेटिकली है लेकिन मौजूद है। और वो जो मैंने बात की थी कि जब लॉ होगा तो उसका एनफोर्समेंट और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी होगा इंटरप्रिटेशन के साथ, लीगल सिस्टम यही है, तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस मैकेनिज्म को देख रहे हैं। रिड्रेस करना, रेक्टिफाई करना वो जस्टिस जो कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, क्योंकि स्टेट, याद है एक स्टेक होल्डर स्टेट था सिस्टम में, उसमें स्टेट ने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। स्टेट के कुछ इदारे होंगे जो हमसे डायरेक्ट इन टच होंगे और जो हमारे से इन टच होंगे तो वो अपनी वायर से बाहर ना चले जाएं, उसके लिए हमें राइट्स दिए होंगे जिनकी प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म होगा। तो अगर मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है तो उसके लिए, और जो आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो काइंडली किसी वक्त इनका जब लिखेंगे ओम्बड्समैन पंजाब तो आपको पूरी वेबसाइट मिलेगी, जाके एक दफ़ा प्रैक्टिस के दौरान किसी टाइम पर देखिएगा। ये भी आपका एक नया एवेन्यू हो सकता है कि आप वो दरखास्तें, वो चीज़ों को मैनेज कर सकें। कुछ अर्सा पहले ओम्बड्सपर्सन पंजाब जो है 2013 के बाद, आपने अक्सर हरासमेंट की बात सुनी होगी। हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ जब काम करती हैं तो कई जगहों पर जो है वो सारे आप जैसे शरीफ अच्छे लोग नहीं होते, कहीं जहाँ पे जाके हरासमेंट के भी इश्यूज आते हैं। उसके लिए जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक अलग फोरम है जिसको हम खातून मुतसिब की बात करते हैं। तो वो जो पंजाब का जो ऑफिस है वो 2 लॉज को बड़ा विजिलेंटली देख रहा होता है, और वो क्या है, वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस का एक्ट है 2010 का, जो कि तमाम चीज़ों को इस एंगल से देख रहा होगा। तो एक फोरम, जब हम बात करते हैं स्टेक होल्डर में, हमारी बहन ने कहा था कि जनरल पब्लिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर उस पब्लिक के अंदर जो है 50% से ज़्यादा जो है हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ख़वातीन हैं। तो ख़वातीन के जो राइट्स हैं प्रोटेक्शन के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर एक अलग स्पेशलाइज फॉरम, याद है हमने कहा था कुछ चीज़ों के अंदर हमारे स्पेशलाइज फॉरम्स मौजूद हैं, हमें उन फॉरम्स को भी चेक करना है। तो एक ये है, और पंजाब एनफोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट है जो नया एक्ट आया था, वो एक्ट का आपको एक आइडिया होना चाहिए। आप अक्सर देखते हैं ख़वातीन जो प्रॉपर्टीज़ ओन करती हैं, ख़ास तौर पे इनहेरिटेंस में, वो उनको शायद उस तरह नहीं मिलती। तो एक अलग से फॉरम भी एक है जो कि बड़ा स्पीडी, इस एक्ट को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। हो सकता है वो जब हम बात करते हैं कि कई दफ़ा फॉरम की चॉइस हमें मिल जाती है, और अगर किसी फॉरम पे स्ट्रिक्टो सेंसो हमारे क्लाइंट की फेवर में चीज़ें हैं तो अगर हम वहाँ से भी रिलीफ ले लें फ़ौरन, क्योंकि इधर टाइम फ्रेम भी होगा, इसके अंदर चीज़ें जो हैं बड़ी फास्ट चल रही होंगी शायद, तो आपको शायद एज ए लॉयर, एज ए लॉ ग्रेजुएट, एज समबॉडी जो कि जिसका ब्रेड एंड बटर इसमें है, तो उसको इन फॉरम्स का एक आइडिया होना चाहिए, और वो जो है कंप्लेन कर सकती है और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो वाले राइट्स जो उस एक्ट में दिए हैं। याद है जनरल कॉज एक्ट की बात की थी, कुछ जनरल बातें जो लिखी होंगी और कुछ स्पेशल होंगी जो एक्ट डिसाइड कर रहा है। तो इसके ये जो वुमेन से रिलेटेड, ये जो ओम्बड्समैन पर्सन जो है उसका जो पंजाब का जो दफ्तर है, उसका वुमेन से रिलेटेड गुजरात, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, सरगोदा, साहिवाल, इन सब में इसके ऑफिसेज हैं। सो डजेंट मैटर कि आप सिर्फ लाहौर में बैठे हुए हैं तो लाहौर में आप इसको देख रहे होंगे, तो काइंडली जो है वो आप ये वाले फॉरम्स भी देखें। मैंने उनकी वेबसाइट भी दे दी है। तो किसी टाइम पे मैं अक्सर कहता होता हूँ स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को भी, कि हम जब फारिग फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो अगर हम साइट पे अपनी रेलिवेंट फील्ड की चीज़ों को भी देख लें, या वो इंफॉर्मेटिव लोग कयूम साहब जैसे और बहुत से हमारे दोस्त हैं जो बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डिसमिनेट नॉलेज, हम उसको भी देख लें। एक और WB है, वो रोका था आखिर के लिए, मैंने कहा था व्हाट, वाई, हाउ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, मैं क्यों है, और वाई, मैं यहाँ बैठा क्यों। इफ़ अगर आप इस माइंड से ही नहीं आए कि मैंने कुछ सीख करना है, कुछ लर्न करना है, तो दुनिया की हर क्लास किसी काम की नहीं है, दुनिया की हर ट्रेनिंग किसी काम की नहीं है। और अगर आप इस पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद इस काबिल नहीं हुए कि मैं उसको अप्लाई कैसे कर सकूं नॉलेज को, तो इस पूरी ट्रेनिंग के बाद अगर हम सर और बाकी लोग ये इस तरह कर दें कि हमें एटलीस्ट ये पता हो जाए कि अब मैं FIR को ऐसे पढ़ सकता हूँ, नोटिस ऐसे ले सकता हूँ, लीगल ओपिनियन ऐसे कर सकता हूँ, तो वो जो व्हाट, वाई और हाउ है वो सफ़र पूरा हो गया। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी जिसका मैंने किसी भाई के सवाल के अंदर एक हिंट दिया था, वेयर। मैं आपकी इजाज़त से एक चीज़ सिर्फ पॉइंट आउट कर जाऊँ, इससे पहले आके हम ओम्बड्समैन के नुक्ते से आगे जाएं।
ऑम्बड्समैन एक ऐसा फोरम है जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है, मगर इसमें आपको बतौर और आप उसकी अपने क्लाइंट की कंप्लेंट जमा करवा तो सकते हैं तैयार करके, लेकिन इन तमाम ऑम्बड्समैन में फंडामेंटल इशू ये आता है कि वो वकील को आकर बहस नहीं करने देते अपने सामने। सो दिस माइट बी अ कंसिडरेशन फॉर यू एज वेल। बल्कि काफी ऑम्बड्समैन के पास जब हम गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी आप साथ बैठ जाएं या साथ वाले कमरे के अंदर बैठ जाएं, हमने ये वकालत वाली चीज में नहीं, हमने माल एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखना है। सो ये मेहरबानी करके बी क्लियर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल कि मैंने जितने भी ऑम्बड्समैन देखे हैं वो मेरे ख्याल में शायद हमारे से वैसे ही डरते हैं वकीलों से, दे डू नॉट लेट यू, बट इट इज स्टिल अ वेरी यूजफुल और इफेक्टिव आपके पास रेमेडी। मसला इसमें अगर आप कानून के अंदर जाके ये भी देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है कि आपका दावा कोई पेंडिंग ना हो। इट माइट बी अ फर्स्ट थिंग, अगर खासतौर पे कोई गरीबड़ा है जिसके लिए वो नहीं आपकी फीस कर सकता, तो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प अ पर्सन एज वेल। यू कैन सेंड हिम इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। इंश्योरेंस का भी ऑम्बड्समैन है, बैंकिंग का भी ऑम्बड्समैन है स्टेट बैंक के तहत, और भी जगह के ऊपर ये मैकेनिज्म मौजूद है और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो तेज मूव करते हैं। उनका अगर वो आगे से रिकमेंडेशंस देते हैं, उनके पास कंटेम्प्ट की पावर है, उसकी अपील गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अगर फेडरल ऑम्बड्समैन हो उसको भी हम किसी वक्त टच कर लेंगे। बट बी क्लियर अबाउट दिस एज वेल कि ये जो फोरम है यहाँ पे आप बतौर वकील जाके बहस नहीं कर सकेंगे। दैट इज अ प्रॉब्लम यू फेस इन अ लॉट ऑफ ऑम्बड्समैन की प्रोसीडिंग्स में। बट क्लाइंट्स के लिए ये इफेक्टिव रेमेडी हो सकती है अगर आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं तो लाजमी नहीं है कि फीस के लिए आप उसको 8 साल की चीज के अंदर धकेल दें या रिट करके उसको आप फारिग करवा दें। वो ऑम्बड्समैन के पास अगर कंप्लेंट करेगा तो कई जगह के ऊपर ये बहुत ज्यादा सूटेबल रेमेडी होती है। माना कि आपकी रोजी रोटी के ऊपर थोड़ी बहुत लात होती है, आपको वहां पे जब पेश होने के पैसे नहीं मिलते, कंप्लेंट ड्राफ्टिंग के लिए आप ले सकते हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि एक दफा इनकी वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे तो यू विल बी हैविंग ए फेयर आइडिया रिगार्डिंग ऑल दिस। हाँ जी, है किसी का सवाल? वो अच्छा, हाँ वो गोली मार देगा मेरा भाई। अच्छा जी, सर ये ओम्बड्समैन और ओम्बड्सपर्सन दोनों सेम है कि नहीं, कोई डिफरेंस? खातून के लिए स्पेशल, तो उसके लिए क्योंकि मैं नहीं लिखा उन्होंने तो ओम्बड्सपर्सन कर दिया, वो इसलिए मैंने अलग किया उसको। और ये कोई 2013 है शायद, 13 के बाद जो है वो इसका वो है। 2-3 चीज़ें आपसे मुझे डिस्कस करनी है अपार्ट फ्रॉम दिस। होपफुली मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करा सकाऊंगा, आप लोग पढ़ के आए हुए अपने अपने तरीके से। आप लोगों को जब आप यू पीपल आर एंटरिंग इनटू ए प्रोफेशनल लाइफ, 2 चीज़ों के बारे में ट्राई टू बी वेरी क्लियर। नंबर 1, राज़ी कल्ला है, और जब हम राज़ी कल्ला कहते हैं तो इसका मतलब है जो आपका रिस्क लिखा है वो आपको मिलना है। It is you who has to decide whether you are using wrong ways to get that particular risk जो अल्लाह ने लिख दिया है, और आप स्ट्रेट चल रहे हैं और आप जो है वो प्रॉपर तरीके से बाय बुक्स चल के और अपने रिस्क को ले रहे हैं। तो अगर आप एज ए प्रोफेशनल, आप लोगों को लीगल एथिक्स के ऊपर बहुत सा लेक्चर दिए जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बात की जाती है। हमें बार काउंसिल कहती है कि व्हेन एवर यू पीपल आर डिलीवरिंग ए लेक्चर और डिस्कसिंग समथिंग विद यंगर जनरेशन, तो ये वाला एस्पेक्ट ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। वाई मैं और आप सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं है इस पूरे सिस्टम के। अल्लाह ने हमें बड़ा चुना है एज ए लॉयर बनाने के लिए। डजेंट मैटर कि वेदर आपका दाखिला कहीं नहीं हुआ और आपने लॉ कर लिया या आपका फर्स्ट चॉइस था, बट स्टिल हम लोग जो हैं वो हम इसीलिए बाकी लोगों को लेमैन कहते हैं। तो अगर अल्लाह ने हमें किसी ओहदे के लिए चुना है, हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो काइंडली प्रोफेशनलिज्म का तकाजा ये होता है कि हम प्रॉपरली एज ए प्योर प्रोफेशनल काम करें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एंड दैट इज़ कि आप काइंडली एज ए लॉयर, पहली चीज़ है पंक्चुअलिटी। आपका कोर्ट में केस है, यू नीड टू बी देयर एटलीस्ट 5 मिनट्स बिफोर। सेकेंड चीज़ है आपकी डेडिकेशन टूवर्ड्स दैट प्रोफेशन। नेवर, मैं हमेशा कहता हूँ नेवर कीप, लोग कहते होंगे कि ये गलत
गलत अप्रोच है, क्योंकि मैनेजमेंट की एक और अप्रोच भी है लोगों की, बट माई अप्रोच इज़ के यू नेवर कीप डोर्स ओपन कि जी अगर वकालत नहीं चली तो मैं कुछ और कर लूँगा, मैंने एक टांग तोड़ाई हुई है। वकालत इज़ एवर रिवार्डिंग एंड द मोस्ट रिवार्डिंग प्रोफेशन। अभी कयूम साहब ने बात की तारड़ साहब की। तारड़ साहब मुझे लॉ स्कूल में पढ़ाते थे। ही इज़ माई टीचर, ही इज़ जस्ट लाइक माई फादर बिकॉज टीचर इज़ अ फादर। तो हमने सर को मेहनत करते हुए देखा है, हमने सर को जो है वो ग्रो करते हुए देखा है। हम में से मेजॉरिटी आप जाएं किसी भी सीनियर यहाँ पे बड़े वकील आएंगे, ज़रा पूछिएगा। आई वॉज लकी एनफ के जी आई वॉज ए सेकेंड जनरेशन लॉयर, बट मेजॉरिटी लोग जो हैं फर्स्ट जनरेशन है। और आप देखेंगे कि वो कहाँ से शुरू हुए, दूसरे शहर से आए, इस शहर में आए, और आप कभी उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो मेहनत ही मेहनत है। किसी की भी नाम ले लें, मैं तो सिर्फ अपने सर का एक नाम लिया है, यू नेम इट, आपको पता चलेगा। तो आप जिस प्रोफेशन में आए हैं, चाहे हादसाती तौर पे आए हैं, बट मैं ये समझता हूँ यू पीपल आर द मोस्ट लकी, या जिसको लकीएस्ट कहते हैं, लकीएस्ट पीपल ऑन दिस अर्थ, कि आप लोग जो है वो इस प्रोफेशन में आए हैं। गिव दिस प्रोफेशन ए प्रॉपर टाइम, डेडिकेशन अपनी शो करें, पंक्चुअलिटी शो करें, कंटिन्यूअस लर्निंग पे काम करें, और फिर आप देखेंगे कि देयर विल बी ए ह्यूज रिवार्ड शायद जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन भी ना की हो। प्लस आखिरी चीज़, डिग्री डज नॉट मीन कि हमें सब कुछ आता है। लेसन्स डज नॉट मीन कि अब हमने जो चीज़ अचीव करनी थी कर ली। प्लीज़ सेट योर गोल्स। हम लाइफ में एक बड़ा गोल सेट करते हैं, उसके साथ हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं, जो हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अगर मैंने छत पे चढ़ना है तो स्टेप्स लेने हैं। तो काइंडली सेट योर गोल्स, और 6-6 महीने के, 3-3 महीने के, साल के गोल बनाएं कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और अगर बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं तो फिर कहीं पर डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जो गोल्स आपने सेट किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता अचीव हो रहे हैं। मैं आई स्टिल जो है, मैं जिस एज में हूँ, मैं आज भी ये कोशिश करता हूँ कि महीने में कोई एक किताब पढ़ सकूँ, चाहे मैं उसको स्कीमिंग कर सकूँ, चाहे मैं उसके कंटेंट्स पढ़ सकूँ, चाहे मैं अपनी रेलिवेंट पोर्शन पढ़ सकूँ, मैं वो ज़रूर पढ़ सकूँ, ताकि जो है वो दूसरे के आइडियाज़ जो है वो मुझ तक पहुँच सकें। क्योंकि उसने अगर मेहनत की है, वो कहीं पहुँचा है, उसने किताब लिखी है, तो मैं सिर्फ वो 100 पेजेस 50 पेजेस पढ़ के मुझे बहुत सी चीज़ों का पता होगा। सो बार हम यंग लॉयर्स के साथ एक बहुत बड़ा इशू है। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि बार रूम इज़ नॉट मेंट फॉर चाय पानी ओनली। मेन रीज़न फॉर कंस्ट्रक्टिंग और हैविंग बार रूम वॉज टू डिस्कस एंड टू सिट विद सीनियर लॉयर्स, जहाँ पर आपके 2 सीनियर लॉयर्स बैठे हुए हैं, आप उनके साथ बैठें। और यहाँ पर हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं, दे आर मोर कर्टियस देन एनीबॉडी। वो आपको पहला जो कर्टियस उनकी होती है, हमने जो देखा है वो ये है कि वो आपको बिल भी नहीं देने देते। हमारे यहाँ इस प्रोफेशन में ये खूबसूरती आज भी मौजूद है, प्रोवाइडेड आप उनसे बात करें और उनके एक्सपीरियंसेस से आपका केस फंसा हुआ है, आप लाइब्रेरी में जाकर 2 घंटा लगाएंगे, उससे बेहतर है कि एक सीनियर लॉयर जो वहाँ बैठा हुआ है उनसे पूछें, सर वो जो वेयर वाला आंसर एलिमेंट याद है ना, वो वेयर बता देंगे कि बेटा ए वाला लॉ पढ़ लेना। वो ये बता देंगे यार वो एक जजमेंट है, ईयर याद है मुझे, सुप्रीम कोर्ट भी याद है, पेज याद नहीं है, तो ज़रा वो भी देख लेना, अगस्त की जजमेंट आई थी, तो इससे तुम्हारा केस चेंज हो जाएगा। तो बार रूम के अंदर जो मुझे बड़ा दुख होता है, हम अगर अब जाएं बार रूम में, क्योंकि मैं तो प्रोफेशन में उस तरह वाली प्रैक्टिस नहीं करता, तो मैं तो एकेडेमिया से हूँ, जब भी जाता हूँ तो बार रूम में हमारे जो नई नस्ल है वो सिर्फ खाने पीने के लिए, वोटिंग के लिए, इलेक्शंस के लिए बैठी होती है। सिट विद योर सीनियर्स। वो जो जनरेशन है सीनियर्स की, वो अपनी 2 बातों से आपको वो बातें बता जाएंगे जो 20 साल का निचोड़ होगा। और वो नॉलेज शायद मैं नहीं समझता कि स्मार्टेस्ट लॉयर, स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन हिज अर्थ इज नॉट समबडी जो खुद सीखता है। वो बंदा है जो दूसरों के एक्सपीरियंसेस को अपने पे लागू करके और अच्छाई और बुराई के साथ वो तरक्की कर लेता है। तो आपका सफ़र बहुत जल्दी हो सकता है। सो काइंडली डू डिस्कस विद ईच अदर। जहाँ पे आप फंसें, हम आज भी कोई लेक्चर देना हो, हम आज भी कोई चीज़ करनी हो और ना पता हो, तो हम अपने स्टूडेंट्स को भी फ़ोन कर लेते हैं, यार ये आइडिया दे दो, मैं अब गाड़ी में बैठा हूँ, मुझे स्टक हुआ है। सो पूछने से कोई आर नहीं है, तो आपस में डिस्कस करें चीज़ों को। केस लॉ नहीं आता है, उसको डिस्कस करें। काइंडली वो वाले फॉरम्स ज्वाइन करें जहाँ पर आपको मुफ्त की इंफॉर्मेशन क्लिक करके आ रही हो, मैसेजेस आ रहे हों, और उनको एक दफ़ा देख लिया करें। All the best for your professional career. If you people have any comment, anything, तो I am more than happy and willing to discuss. जी सर। एक क्वेश्चन था सर, मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल है, लेकिन जो फैमिली लॉ रिलेटेड है, आपने कहा करते हैं इसमें, तो इसलिए पूछ रहा हूँ सर। जो जुरिस्डिक्शन है, हम फैमिली कोर्ट एक्ट को देखें तो उसमें जब स्केड्यूल में हम देखें तो कस्टडी ऑफ माइनर की भी
बात की जाती है और हमारे यहाँ गार्डियन ऑफ आर्ट के साथ। तो अब होता ही है कि जैसे हमने केस में सूट दायर किया फैमिली कोर्ट, लेकिन जो कोर्ट है वो उसको एक पिटीशन के तौर पे ट्रीट कर रही है, तो इसमें क्या कोई ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल है या एक ही चीज है, फैमिली कोर्ट से प्रिवेल करेगा? तो ये मेरा